तो इसलिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़े, बोलते हैं केमिस्ट्री में तैयारी भैया नहीं हो पाई है, तो बिल्कुल टेंशन आपको नहीं लेना। आप लोग इस वीडियो को देखिए और भी इसी प्रकार से आपको हर एक सब्जेक्ट पर आप महा मैराथन क्लासेस चलाई जाएंगी। तो चैनल को यार आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि वीडियो आपसे मिस ना हो और आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको बिलियन चैप्टर से क्वेश्चन दिए गए हैं, तो हर एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से जानना, थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल भी यहाँ पर रहेंगे। और जैसे कि IUPAC हो गया, प्रयोगशाला विधियां हो गई, आपके जैसे क्या होता है जब कैसे प्राप्त करेंगे, ऐसे काफी सारे क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, तो कह सकते हैं पूरा एकदम अच्छे से तैयारी आपकी होने वाली है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि समपराशरी विलयन किसे कहते हैं। देखिए ये तो थ्योरी है, अब आपको थ्योरी से भी क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है। तो चलिए जानते हैं समपराशरी विलयन क्या होता है। पहले इसको आप यहां पर थोड़ा सा परिभाषा को जान लीजिए। देखिए ऐसे विलयन चैप्टर से आपको पता है, ठीक है। तो ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब समान ताप पर समान हो, ठीक है। परासरण दाब की बात करी गई है दोस्तों, ठीक है। यहां पर ध्यान आपको ये देना है कि इसमें जो है परासरण दाब है ये क्या है, कह रहा है कि समान हो, यानी कि किस पर, समान ताप पर, ठीक है। टेम्परेचर जो है यहाँ पर, ताप जो है वह समान हो, तो उसमें जो परासरण दाब है वो भी अगर समान हो तो कहता समान मतलब बराबर, ठीक है, इक्वल, तो समपराशरी विलयन कहलाते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए दो समपराशरी विलयनों को अर्ध पारिगम झिल्ली द्वारा पृथक करने पर परासरण नहीं होता। तो ये देखिए आपको इस प्रकार से इसको जो है परिभाषा को दे देना है, समपराशरी विलयन। एक नंबर या आपका कभी कभी 2 नंबर के लिए क्वेश्चन आएगा तो उसमें थोड़ा सा और आपको अलग से क्वेश्चन को ऐड करेगा। देखिए यूपी बोर्ड की बात करें तो क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से क्वेश्चन को डिजाइन किया जाता है। मतलब देखिए जब आपका क्वेश्चन 1 नंबर के लिए आएगा तो इतना आपसे पूछेगा, अगर मान लीजिए 2 नंबर के लिए आएगा तो आपसे पूछेगा समपराशरी विलयन किससे कहते हैं। इसी में आपको जो है और थोड़ा सा क्वेश्चन को कहीं से ऐड कर देगा, तो ऐसे क्वेश्चनों को मतलब थोड़ा सा बढ़ा के दिया जाता है। तो ये देखिए 1 नंबर का है। बाकी चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताता हूं। यहाँ पर समपराशरी विलयन आप लोग समझ भी गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये भैया आपका मोललता की को परिभाषित करिए। देखिए मैं आपको बता दूं विलयन चैप्टर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके आएंगे। अब इसमें मोललता, मोलरता, नॉर्मलता, इस प्रकार से क्वेश्चन मोल अंश, मोल प्रभाज, इनसे बहुत ही ज़्यादा न्यूमेरिकल बनते हैं और आपके इस प्रकार की परिभाषाएं भी आती हैं। तो मैं आपको न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, साथ ही पहले आप लोग इनको परिभाषा और इनके फॉर्मूले जान लीजिए। ठीक है, तो देखिए मोलरता क्या होती है समझिए, सॉरी मोलरता क्या होती है समझ लीजिए। देखिए किसी विलयन के 1 kg यानी कि 1 किलोग्राम विलायक में, ठीक है, यहां पर समझिएगा, ठीक है, मोललता में 1 kg विलायक है, मतलब कोई विलयन है, किसी विलयन के 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर हो रहा है ना। देखिए बहुत ही सिंपल परिभाषा है, और अगर परिभाषा क्लियर नहीं हुई तो फिर आपको फॉर्मूला समझना पड़ेगा। देखिए इसमें आपको यहाँ पर समझना है जो मोललता है, मोललता को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं या व्यक्त करते हैं या कहते हैं प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए इसकी यहाँ पर फॉर्मूला यहाँ पर है मोललता इक्वल टू, ठीक है, यानी कि स्मॉल m विलेय के मोल बटे विलायक का kg में भार। देखिए यहाँ पर आपसे कह रहा है कि किसी विलयन में 1 kg विलायक में, तो 1 kg है ना, तो इसलिए यहाँ पर जो विलायक का भार होगा वो भी आपका किलोग्राम यानी केजी में होगा। और अगर यहां पर बात करें इसका मात्रक, तो देखिए इसका मात्रक हो जाएगा मोल प्रति किलोग्राम, या लिख सकते हैं मोल केजी इनवर्स। देखिए यहां पर इनवर्स मतलब प्रति को हम लोग जो है इनवर्स में लिख सकते हैं, आप लोग पता है, आप जानते हैं इतना। तो ये हमारा देखिए मोललता है, काफी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में आपका 100% परिभाषा आती है, और अगर आपसे परिभाषा नहीं पूछेगा तो यार आप ये मानिए कि न्यूमेरिकल पक्का आएगा। तो इसलिए फॉर्मूले पहले आपको तैयार होने चाहिए, इसलिए काफी एक मतलब बेसिक चीज है। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन पर आइए। देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मोलरता को परिभाषित कीजिए। अब मोलरता आपको ये भी जानना है, मोलरता भी, और मोलरता भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मोलरता क्या होती है, इसमें यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। 1 लीटर विलयन में, यानी कि आपका 1 kg था, ठीक है, भार, और यहाँ पर क्या है लीटर में हो जाएगा। तो कह रहा है कि 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। देखिए जो मोलरता है यहाँ पर आप इसको जो है स्मॉल m से डिनोट करते थे, और जो हमारा मोलरता है इसको हम लोग कैपिटल M से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये इनमें डिफरेंट होता है। इसमें आपका जो यहाँ पर जो इसका आयतन है वो लीटर में लिया जाएगा, और यहाँ पर इसमें जो था आपको केजी में लेना था। तो चलिए इसका मोलरता का भी फॉर्मूला देख लीजिए। मोलरता बराबर यानी कि कैपिटल M इक्वल टू होता है यहाँ पर, इसमें यहाँ पर, ठीक है, विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, तो ये आपको इस प्रकार से समझना पड़ेगा। मोल अंश को करा परिभाषित करिए। समझिए मोल अंश क्या होता है। तो बिलियन में उपस्थित, अब देखिए बिलियन तो आप जानते हैं, बिलियन में क्या होता है, विलेय और विलायक दोनों को मिलाकर आपका बिलियन बनता है। तो बिलियन में उपस्थित किसी एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या
समझिएगा एक बार, बहुत ही मतलब थोड़ा सा आपको डीपली जो है इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। जहां पर भी आप इधर उधर सोच रहे हैं बिल्कुल आपको नहीं सोचना, सिर्फ आप आंसर पर आइए। तो बिलियन में उपस्थित कह रहा है किसी एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या तथा विलेय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को। देखिए पहले बिलियन में कोई एक घटक मतलब विलेय या विलायक का अवयव के मोलों की संख्या, अब फिर इसके बाद करें तथा विलेय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या, दोनों को मिलाकर, ठीक है, दोनों को मिलाकर मतलब कुल कराना कि दोनों को हम लोग मिला दें, कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस अवयव का मोल अंश कहते हैं और इसे एक्स से व्यक्त करते हैं। जैसे यहां पर अगर हम मान ले कि माना 1 बिलियन के में विलेय के आपके Na मोल हैं, ठीक है, हम माने कि जो हमारा बिलियन है इसमें विलेय के Na मोल हैं तथा विलायक के Nb मोल हैं, यानी कि विलेय को हम लोग Na और विलायक को हम लोग Nb, ठीक है, A और B आप इतना समझ लीजिए, हमने मान लिया। तो जो हमारा इसका फॉर्मूला बनेगा विलेय के मोल अंश बराबर यानी कि XA इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb, यहाँ पर इसको अपॉन में कर देना है, ये फर्स्ट हमारा बना। अगर बात करें भैया विलायक का मोलांश, तो देखिए आपका ये हुआ विलेय के मोलांश, तो इसमें क्या हो गया हमारा XA हो गया, X क्या है आपका मोलांश है और ये कह रहा है A विलेय के लिए तो आपको A कर देना है और यहाँ पर देखिए विलेय है तो इसलिए Na आपका ऊपर हो गया विलेय वाला और बाकी दोनों को ऐड करके नीचे कर देना है। अब देखिए विलायक की मैं बात करें तो विलायक के मोलांश में आपको XB कर देना है और जो आपका इसका देखिए यहाँ पर विलायक का मोलांश क्या है NB था तो NB आपका ऊपर हो जाए क्योंकि विलायक है और बटे में आपको दोनों को ऐड करके रख देना है। तो इस प्रकार से ये दोनों का इनका फॉर्मूला है, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसको अच्छे से समझ भी गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है। देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको आपके यहाँ पर सामने रख दिया है। और देखिए यार हर एक प्रकार के क्वेश्चन रखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ बिल्कुल इजी चीजें पढ़ा दूं और पेपर में ना आए, क्योंकि देखिए आपको पता है केमिस्ट्री फिजिक्स में ऐसा पेपर आता है कि अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत नहीं करेंगे तो आपसे चूक हो सकती है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर मेहनत नहीं करेंगे तो आप इन दोनों सब्जेक्ट में नंबर अच्छे नहीं ला सकते। तो इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक की तैयारी 1 महीने में 100% आपकी करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, देखिए किसी बिलियन में, बिलियन आप हर बार मैं आपसे नहीं यहां पर चिल्लाऊंगा, बिलियन आपको पता है, तो किसी बिलियन में किसी अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत बिलियन के प्रति 100 ग्राम मतलब प्रति 100 ग्राम में उस अवयव का द्रव्यमान होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि बिलियन में अवयव ए का द्रव्यमान WA है तथा अवयव बी का द्रव्यमान WB है, यानी कि 2 अवयव हैं, आपका बिलियन है, ठीक है, बिलियन में 2 अवयव हैं, 2 अवयव हैं। अब इसमें पहला आपका ए का WA और बी का आपका WB हो गया, तो जो इसका द्रव्यमान प्रतिशत हमारा निकल के आएगा, फॉर्मूले से ही समझ में आएगा। देखिए तो यहाँ पर ए का अगर हमें द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो यहाँ पर हो जाएगा ए का द्रव्यमान प्रतिशत माने कि पहले अवयव के लिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा WA अपॉन WA प्लस WB, दोनों को ऐड कर देना है, दोनों अवयवों के द्रव्यमान को, ठीक है, और प्रतिशत निकाल रहे हैं इसलिए इसका 100 से हम लोग गुणा करा देंगे। देखिए प्रतिशत मतलब 100, तो मतलब हमें अगर 100% निकालना है तो क्या करेंगे, पहले अगर आपको ए का निकालना है तो ए वाला आप ऊपर करेंगे और फिर नीचे दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों अवयवों के द्रव्यमान, और बस क्या करना है 100 का गुणा करा देंगे। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको बी का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे, WB ऊपर हो जाएगा और बटे में आपका यही रहेगा WA प्लस WB और आपका गुणा आपका 100 से ही होगा क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है। तो चलिए इतना आपको उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, 5वां क्वेश्चन भी। तो इस प्रकार से ये थ्योरी था। अब चलिए कुछ न्यूमेरिकल मैं आपको करा देता हूं बिलियन चैप्टर के, जो कि आपको पता है कि बिलियन चैप्टर से 100% न्यूमेरिकल आपके आने वाले हैं। तो ये आपके सामने रहा बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, कह रहा है कि यूरिया का 1 बिलियन भारानुसार 6% है, तो बिलियन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज की याद कीजिए। देखिए मैं अभी तक आपको बताया हूं कि इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, मोल प्रभाज, मोल अंश, मोललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, ऐसे क्वेश्चन आपके 100% आपके बिलियन चैप्टर में न्यूमेरिकल में आएंगे। तो अब चलिए इसमें निकालना क्या है, मोल प्रभाज निकालना है, जिसमें यूरिया का बिलियन कह रहा है भारानुसार 6% है, मतलब 1 बिलियन है 100% जिसमें से 6% आपका यूरिया है, ठीक है, यही मतलब होता है यूरिया का बिलियन भारानुसार 6%। तो चलिए यूरिया का देखिए मैं आपको फार्मूला बता दूं क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को नहीं मिला होगा। तो देखिए यूरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है ACH4N2O, ठीक है, ये क्या होता है दोस्तों, ये यूरिया है,
ठीक है, यूरिया का फॉर्मूला। अब चलिए मोल प्रभाज आपको निकालना है, तो पहले क्या करना है आपको, इसमें जो यूरिया है इसके हमें मोलों की संख्या चाहिए होगी। क्या चाहिए होगी, तो भैया लिखेंगे कि हमें यूरिया के मोलों की संख्या की जरूरत पड़ेगी। तो हम इसमें लिखते हैं यूरिया, हम समझ गए ना, ये क्या है हमारा यूरिया है, यूरिया है, ठीक है। तो लिखेंगे CH4N2O यानी यूरिया के मोलों की संख्या, यूरिया के मोलों की संख्या। तो भैया यूरिया के मोलों की संख्या निकालने के लिए आपको एक फार्मूला यहाँ पर होता है, इसका यूरिया का भार और बटे यूरिया का अणुभार। तो भार कितना है, 6% है, तो 6 बटे और इसका अणुभार याद कर लीजिए 60 होता है, ठीक है। वैसे आप निकाल भी सकते हैं, तो ये आपका 6/60 बना, ठीक है, मोलों की संख्या। इसका फॉर्मूला क्या है, यूरिया के मोलों की संख्या बराबर यूरिया का भार बटे यूरिया का अणुभार। तो भार आपका 6% है और अणुभार आपका इसका 60 होता है। तो यहाँ पर ये कितना निकलेगा, 0.1, ठीक है। मोलों की संख्या कितनी आई, 0.1। अब हमें क्या चाहिए, जल के मोलों की संख्या, क्योंकि पता है कि बिलियन है तो इसमें यूरिया और जल दोनों का बिलियन है, क्योंकि एक तो आपको पता चल गया, बाकी एक नहीं पता, तो हमें 100% ये हम अपने से मान लेंगे कि हमारा जल ही होगा, बिलियन है तो चलिए लिखते हैं अब हम लोग यहाँ पर H2O यानी कि जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या जानिए। अब देखिए इसको स्मॉल n से डिनोट करते हैं, इसको कैपिटल N से, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं स्मॉल n बराबर और इसको आप लिख सकते हैं कैपिटल N इक्वल टू। तो इसमें भी क्या होगा, जल का भार बटे जल का अणुभार, इसका भी मौलिक संख्या उसी प्रकार से निकलेगी। तो भार कितना होगा जल का, 6% आपका यूरिया है, तो बाकी का कितना 100 में बचेगा 94%, ठीक है। तो 94 बटे और जल का अणुभार कितना होता है 18 होता है, आपको याद है, और नहीं पता है तो आप कर भी सकते हैं। H2 है जैसे, तो H आपका 1 और इसमें 2 का गुणा होगा तो H2 देखिए 1 गुणे 2, और ऑक्सीजन का कितना होता है यहाँ पर 16 होता है, ठीक है, यानी कि 8 नंबर का है ना, परमाणु क्रमांक 8, तो इसका दुगुना कर देंगे तो 16, तो 16 प्लस 2 यानी कि 18 आपका इसका अणुभार। तो ये आपका 94/18 यानी कि इसका आपका यहाँ पर आएगा 5.2। तो ये आपका कैपिटल N और स्मॉल n निकल आया। अब ये निकालना क्या है, तो आपको निकालना है मोल प्रभाज, यूरिया का और जल का, दोनों को निकालना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप पहले निकालेंगे यूरिया का, तो लिखेंगे यहाँ पर यूरिया, समझिएगा फार्मूला इंपॉर्टेंट है इसमें, यूरिया का मोल प्रभाज जो टोटल होता है वो 1 होता है, ठीक है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो यूरिया का मोल प्रभाज इतना आपको लिखना है, मोल प्रभाज बराबर, यहाँ पर इसका फार्मूला बनेगा, यूरिया का निकालना है, तो यूरिया आपका यहाँ पर हमने इसका मोल निकाला था स्मॉल n, तो यहाँ पर कर देना है क्या, स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N, इतना कर देना है। तो जो वैल्यू आएगी वो आपका यूरिया का मोल प्रभाज हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं अब यहाँ पर कितना आएगा आखिरकार। तो देखिए स्मॉल n आपका 0.1 है, अपॉन फिर आपको स्मॉल n प्लस कैपिटल N का वैल्यू है आपका 5.2, तो ये कितना आपका बनेगा यहाँ पर देखिए 0.1 अपॉन यहाँ पर हो जाएगा ये 5.3, तो ये इतना बना। तो इसको आप यहाँ पर और भी जैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा ये, और इसका दशमलव कैंसिल करेंगे तो 1/53 बनेगा। तो ये जो वैल्यू आएगी टोटल आपका 1/53 को काटने पर ये बनेगा 0.01882, ठीक है। ये किसका है, यूरिया का मोल प्रभाज है। अब आपको क्या करना है, जल का भी निकालना था, दोनों को तो निकालना है हमें। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, आप लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे, जल का मोल प्रभाज, दोनों को निकाल रहे हैं हम लोग, जल का मोल प्रभाज बराबर। तो मैंने बताया कि भैया आपका कोई बिलियन है, उसमें विलेय और विलायक दोनों हैं, तो अगर हमें एक का मोल प्रभाज पता चल गया है, दूसरे का हम आराम से निकाल सकते हैं। उसमें क्या करना है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको 1 से घटा देना है, क्योंकि टोटल जो मोल प्रभाज होता है वो 1 होता है। तो 1 माइनस आपका यूरिया का मोल प्रभाज ये है, तो इसको घटा देंगे, 1 माइनस 0.01882, इतना कर दिए। तो जो आपका यहाँ पर आएगा वही आपका जल का मोल प्रभाज होगा। देखिए कितना घटाने पर आएगा ये, तो ये भैया आएगा 0.982। ये कितना है आपका, ये H2O यानी कि जल का मोल प्रभाज है, और ये आपका यूरिया का मोल प्रभाज। बस इतना ही आपको यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज निकालना था, तो दोनों का निकल आया। उम्मीद करूंगा आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन को। चलिए अब इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 27। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, सॉरी 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस पर कह रहा है कि डेसीमोलर यूरिया विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए, जिसमें आपका R का मान दिया गया है यहाँ पर 0.082 लीटर वायु प्रति डिग्री मोल। अब इसमें क्या करना है, आपको परासरण दाब ज्ञात करना है, निकालना क्या है, परासरण दाब, ठीक है। तो चलिए परासरण दाब आपके सामने मैं निकाल के बताता हूँ। सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है, जो इसमें टेम्परेचर दिया गया है, कितना दिया गया है, तो भैया 27 डिग्री है, तो इसको क्या करेंगे आप लोग, पहले केल्विन में बदलेंगे, ठीक है, केल्विन में।
तो यहाँ पर T बराबर कितना आएगा 27 प्लस, अब आपको यहाँ पर केल्विन में चेंज करना, 273 इसमें ऐड कर दीजिए तो यहाँ पर 300 केल्विन आ जाएगा, ये आया। इसके बाद यहाँ पर निकालना क्या है आपको, इसमें आपको देखिए पहली बात तो वॉल्यूम, जो इसका आपका यहाँ पर P आपको निकालना है। P का मतलब क्या, परासरण दाब, तो आपको यहाँ पर P निकालना है। तो आपका P और R का मान यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर R की वैल्यू है 0.082, ये वैल्यू दी गई है। इसका मात्रक भी यहाँ पर है लीटर वायु प्रति डिग्री मोल, ठीक है, ऐसे दिया गया है ये। अब यहाँ पर इतना चीज़ दिया गया है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको निकालना क्या है, तो निकालना है, आप बोलेंगे भैया इसमें हमें P निकालना है, परासरण दाब निकालना है, ठीक है। तो परासरण दाब अब हमें निकालना है यहाँ पर, तो इसको फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे पहली बात तो फार्मूला आपका क्या होता है, फार्मूला होता है P इक्वल यहाँ पर nRT/V, इतना होता है फार्मूला। जैसे आपका ये जो V है ना, ये इधर रहता है PV इक्वल टू nRT, आपने पढ़ा होगा फार्मूला। तो अब इतना तो ये हो गया। अब इसके बाद आप सोचेंगे भैया यहाँ पर आपका n/v क्या है, तो देखिए n/v, इसमें जो है v का मतलब क्या है, वॉल्यूम यानी कि आयतन, तो इसमें जो आयतन होगा वो आपका 1/10 कर देना है आपको। तो ये देखिए जो p का वैल्यू आपका यहाँ पर आएगा, देखिए n/v की जगह पर आपको 1/10 कर देंगे इसमें। अब इसमें वैल्यू देखिए r का मान कितना है आपका, तो 0.082 और t का वैल्यू कितना है 300 आपका यहाँ पर केल्विन, तो 300 बस रखना है इसको, आपको माँ की मात्रक तो यहाँ पर रखना नहीं। इतना जब कर देंगे तो देखिए यहाँ पर ये 0 है ना, इस 0 से आपका यहाँ पर इसका 0 कैंसिल होगा, तो ये आपका 30 बचेगा। अब इसके बाद यहाँ पर आइए, देखिए P इक्वल टू यहाँ पर 30 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे तो देखिए 0.082 है, तो इसको आप करेंगे 1 पॉइंट इसमें खिसकाएंगे तो यहाँ पर 82 आ जाएगा ये, ठीक है, 82 आएगा। अब यहाँ पर 82 के बाद इसमें आपका ये जो 30 था ये आपका 3 बन जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए 0.0 है ना, तो इसको फिर से हटा दिए तो यहाँ पर इसका 0 एक कम हो गया, तो ये 3 बन गया और यहाँ पर 82, तो जब इसका यहाँ पर गुणा कराएंगे तो ये आपका 2.46 आपका लगभग आएगा। तो P का ये मान है और इसका मात्रक आपका यहाँ पर परासरण दाब यहाँ पर आपको वायुमंडल कर देना, ठीक है, वायुमंडल ऐसे करके। तो ये आपका इतना वैल्यू आ गया, यही इसका आपका हो जाएगा परासरण दाब का मान। तो उम्मीद है क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, बाकी यहाँ से आपके 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन पर। 8वां क्वेश्चन है आपका राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम लिखिए कह रहा है। तो चलिए राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम को हम लोग समझते हैं, ये क्या होता है आखिरकार। तो देखिए इसमें आपको लिखना है, इसकी परिभाषा बहुत ही देखिए छोटी सी परिभाषा मैंने लिखी ताकि आपको समझ में आ जाए, और वहां पर ऐसा नहीं कि आप छोटी परिभाषा लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, बस क्या है चीज़ों को क्लियर लिखना है, बढ़ा के आपको लिखने से कोई मतलब नहीं, टाइम वेस्ट होता है। तो ऐसे में टाइम को बचा के और आपको आंसर को बहुत एग्जैक्ट तरीके से लिखना होता है, ठीक है। तो देखिए इसका आपको हो जाएगा कि राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, फिर समझिएगा, राउल्ट के नियम के अनुसार जो राउल्ट का नियम कहता है कि किसी विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। देखिए इतना बस करना है, यही आपका राउल्ट का नियम है। अब यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से है एक कि P माइनस, अब देखिए जो आपका PS है, ठीक है, तो PS आप S को नीचे कर दीजिए ऐसे, तो P माइनस PS अपॉन P इक्वल टू N1/N1 प्लस N2, ये फार्मूला याद कर लीजिए, ठीक है। इतना तो क्लियर हो जाएगा, बहुत ईजी है। P माइनस PS अपॉन P इक्वल टू N1/N1 प्लस N2, दोनों को ऐड कर दिए। तो आप फिर समझिए किसी विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है, बस इतना कर देना है। तो ये हो गया। अब इसमें समझिए कि भैया P और PS और N1 N2 है क्या, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि जो जहां P तथा PS क्रमशः विलायक तथा विलयन के वाष्प दाब है। देखिए जो आपका P है ये विलायक का वाष्प दाब है और जो PS है ये विलयन का वाष्प दाब है। S का मतलब क्या हो गया, सॉल्यूशन, S का मतलब सॉल्यूशन, तो विलयन का वाष्प दाब और ये विलायक का वाष्प दाब। और N1 N2 क्या है भैया, तो आप यहाँ पर समझिए N1 तथा N2 क्रमशः विलेय तथा विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या है। देखिए N1 आपका विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या है और N2 आपका विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या है। अब जब क्वेश्चन वहां पर दिया जाएगा आपसे ऐसा कोई न्यूमेरिकल, तो आपसे क्लियर वहां पर चीजें रहेंगी तो आप इनसे समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या है, राउल्ट का नियम है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन आपका इससे बनता ही बनता है। तो उम्मीद है आप लोग इसको अच्छे समझ गए होंगे। चलिए आप देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि 1 बिलियन में 40 ग्राम NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो 1 बिलियन में 40 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला गया है, ठीक है, 500 मिलीलीटर जल में घोला गया है। तो कह रहा है कि इसकी मोलरता एवं नॉर्मलता की गणना कीजिए। देखिए मैंने बताया था ना कि नॉर्मलता, मोलरता ऐसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल 100% आते हैं, तो ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको सम्मिलित किया है। चलिए
निकालना क्या है आपको, जो है NaOH बिलियन का भार दिया गया है और इसको 500 ml जल में घोला गया है। तो इसकी आपको जो है मतलब निकालना क्या है, मोलरता ज्ञात करनी है। तो चलिए मोलरता हम लोग निकाल देंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। पहले बात ये समझिए, इसमें देखिए यहाँ पर इसका फार्मूला हो जाएगा कि NaOH की मोलरता बराबर, फार्मूला मैंने लिख दिया है, अब इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि लिखता तो आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो NaOH के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में। अब एक बात समझिए, पहले यहाँ पर ये समझिए, NaOH की मोलों की संख्या निकालनी है आपको। तो मैंने आपसे बताया है कि अगर मोलों की संख्या निकालनी है तो आप क्या करते हैं, आप लिखेंगे NaOH का भार बटे अणुभार, NaOH का भार बटे अणुभार। तो भार कितना है आपका NaOH का, 40 ग्राम, और अणुभार भी आपका 40 आता है भैया, समझ लीजिए NaOH का जो अणुभार होगा वो 40 होता है। तो इसमें आप यहाँ पर क्या करेंगे, भार बटे अणुभार यानी कि 40 बटे 40, ये हमारा हो गया ऊपर वाला। अब आइए नीचे, बिलियन का आयतन कह रहा है लीटर में, तो 500 ml को आपको लीटर में लिखना है। तो क्या करेंगे आप लोग, 500 बटे 1000, ठीक है। जब लीटर में चेंज करना होता है तो क्या करते हैं, उसमें 1000 का भाग करा देते हैं। तो यहाँ पर इसके बटे में लिख देंगे आप लोग 500 बटे 1000, इतना कर दिए बस। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर इसमें 2 जीरो इसके कैंसिल, तो ये 5 बटे 10 बना, 5 बटे 10 बन गया, और ऊपर का जो पूरा वैल्यू है कितना हो जाएगा, ये पूरा कट के 40 का आपका 1 बन गया, 40 बटे 40। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका टोटल बनेगा 10 आपका सबसे ऊपर जाएगा और 5 आपका बटे में, तो 10 बटे 5 बन गया। तो आपका यहाँ पर 2 मोल आ जाएगा मोलरता इसकी, ठीक है, 2 मोल। तो ये NaOH की मोलरता 2 मोल आ गई। अब आपको नॉर्मलता भी निकालनी थी इसमें, तो आपको इसमें निकालना नहीं है, बस इतना ये चीज लिख देना है। लिखना है कि NaOH बिलियन की नॉर्मलता एवं मोलरता समान होगी क्योंकि इसका तुलांकी भार एवं अणुभार समान है। अब देखिए यहाँ पर तुलांकी भार और अणुभार यहाँ पर क्या है, इसमें समान है, तो इसलिए इसकी नॉर्मलता भी इतनी ही हो जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो कि काफी इंपॉर्टेंट था और छोटा सा क्वेश्चन है वैसे। तो इस प्रकार से इसका पूरा सोल्यूशन आपको कर देना है बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि ये भी एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है कि 5.85 ग्राम NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड 200 ml जल में घुला है। कितने, 200 ml जल में घुला है। तो बिलियन की मोलरता, फिर से मोलरता, देखिए मोलरता पर एक क्वेश्चन यार आएगा तो आएगा, तो क्लियर आप लोग समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो मोलरता की गणना कीजिए कह रहा है, जिसमें Na यानी सोडियम का यहाँ पर अणुभार दिया गया है 23 और Cl आपको ये याद होते हैं, ठीक है, इनको आप निकाल भी सकते हैं। चलिए आपको निकालना क्या है, इसमें बिलियन की मोलरता। तो बिलियन की मोलरता बराबर यहाँ पर फार्मूला लिखा है आपके सामने, NaCl के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में। वही चीज आपको फिर से दोहरानी है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ डायरेक्टली। देखिए जो आपका यहाँ पर NaCl का मोलों की संख्या आपको निकालनी है, एक बार इसको मैं क्लियर बता देता हूँ, तो आप बार बार इसको निकालना नहीं पड़ेगा, आप समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखेंगे आप लोग NaCl के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, NaCl के मोलों की संख्या। तो मैंने बताया था इसका फार्मूला कि NaCl का भार बटे अणुभार। तो NaCl का भार कितना है आपका, 5.85 ग्राम, बटे मैंने कहा कि अणुभार, NaCl का अणुभार। तो NaCl का अणुभार आपके सामने यहाँ पर है ना, Na का ये हो गया और Cl ये, दोनों को जब जोड़ेंगे 23 और 35.5 को, तो कितना बनेगा, ये भैया बनेगा 58.5। तो ये आपका NaCl की मोलों की संख्या इससे निकल आएगी। तो जब इसको आप इस प्रकार से लिखेंगे और भाग कराएंगे तो यह आपका पूरा वैल्यू निकल के यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इतना तो इजी है, इतना तो आप कर ही सकते हैं, बहुत ही सिंपल है ये चीज, है ना। तो इतने में कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। ये आपका NaCl के मोलों की संख्या हो गई, बटे आपका कह रहा है बिलियन का आयतन लीटर में। तो बिलियन का आयतन 200 ml है, इसको लीटर में आपको बदलना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग लिख देंगे कि देखिए यहाँ पर लिख दीजिए आप लोग बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन, ऐसा करके आपको यहाँ पर क्या करना है, लीटर में निकालना है। तो आपका 200 ml दिया गया है, 200 और बटे 1000, मैंने आपको बताया कि लीटर में चेंज करने के लिए आपको क्या कर देना है, इसमें 1000, क्योंकि 1000 ml बराबर 1 लीटर के होता है। तो ये आपका यहाँ से ये 2 जीरो, 2/10 को आप क्या कर देंगे, यहाँ पर 0.20 कर देंगे। तो ये आपका 0.20 लीटर आ चुका है। दोनों चीज निकल आई आपकी यहाँ पर। अब आप मोलरता आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है, आप तो निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्टेप में लिख देना है कि बिलियन की मोलरता यानी कि NaCl जो है इसका बिलियन, इसकी मोलरता आपकी यहाँ पर आ जाएगी, मोलरता बराबर
NaCl के मोलों की संख्या हमने ये निकाली थी, NaCl के मोलों की संख्या। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे 5.85 बटे 58.5, ये चीज हमारी ये वाली होगी। और बटे बिलियन का आयतन कह रहा है लीटर में, बिलियन का आयतन लीटर में, तो यहाँ पर हमने 0.20 लीटर बिलियन का आयतन आपके सामने निकाल के दिखाया। तो बस इसके बटे में आप यहाँ पर ये रखेंगे, जो आपका बटे की चीज है वो पलट के यहाँ पर इसके नीचे में रहेगा। तो यहाँ पर नीचे में आपको इसमें गुणा हो जाएगा 0.2 का, इसमें ये गुणा हो गया। जब इतना आप लोग गुणा करा के ये चीजों को क्लियर करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर जो आएगा पूरा का पूरा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा 0.5। ठीक है, इतना आंसर आपका आएगा। इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे जब, तो अब यहाँ पर कैलकुलेशन देखिए, मैं आपको वहाँ पर तो पेपर में बताने जाऊँगा नहीं, कैलकुलेशन आपको प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। इनको आप यहाँ पर देखिए आसान चीज़ें काट सकते हैं, बहुत ईजी है ये। तो कैलकुलेशन आप ज़्यादा फोकस करिए, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा मेहनत कराने की तैयारी आपको कराता हूँ कि कैलकुलेशन अगर आप नहीं कर पाएंगे तो देखिए एग्जाम में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है। तो इतना आप लोग अपने थोड़ा सा प्रयास किया करिए, ठीक है। बाकी जोड़ गुणा भाग है तो इतना आप तो आप कर ही लेंगे। और इसका जो आपका यहाँ पर मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा मोल प्रति लीटर, ठीक है, मोल प्रति लीटर। 0.5 मोल प्रति लीटर इसका आपका मोलरता आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक और है आपका न्यूमेरिकल टाइप का, कह रहा है कि 15 ग्राम KCl, पोटेशियम क्लोराइड इसे बोलते हैं, ठीक है, 15 ग्राम KCl को 1 लीटर जल में घोला गया है, तो बिलियन की मोलरता। आप फिर से आपको मोलरता ज्ञात करनी है, तो इसमें तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहली बात, आपको KCl का भार कितना दिया गया है, KCl का भार बोलेंगे भैया आपका यहाँ पर 15 ग्राम दिया गया, ठीक है, 15 ग्राम। और अगर बात करें KCl के अणुभार की, तो KCl का आपका अणुभार जो है ये कितना होता है, तो ये आपका 74.5 होता है। आराम से निकाल लेंगे। के का आपका कितना होता है, के का 39 और Cl का 35.5, दूना को जोड़ के 74.5 आपका अणुभार आ जाएगा। तो अब चलिए लिखते हैं यहाँ पर इसकी मोलरता यानी कि KCl की। तो आपको यहाँ पर डायरेक्टली फार्मूला लगा देना है मोलरता, क्योंकि मैंने कई बार ये करा चुका हूँ आपको, अभी ऊपर से कराते चला रहा हूँ। तो मोलरता बराबर आप करेंगे यहाँ पर, तो इसका आप क्या कर देंगे, KCl का भार बटे अणुभार, तो यानी कि 15 बटे 74.5 और बटे बिलियन का आयतन लीटर में। तो बिलियन का आयतन यहाँ पर 1 लीटर आराम से दिया गया, इसमें तो आपको बदलना नहीं है कुछ भी, 1 लीटर ही दिया गया है, तो बटे 1 कर देंगे। तो जब आप लोग बटे में 1 करेंगे तो यहाँ पर इसका आंसर जो रहेगा वो आपका 15 बटे 74 ही बचेगा, ठीक है, 15 बटे 74। और जब इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे तो 0.20 मोल प्रति लीटर ये आ जाएगा, ठीक है, मोल प्रति लीटर, जो कि इजी है। बस फार्मूला आपको ऐसे ही लगाने हैं। अगर मान लीजिए आपको इसका जो है मोलरता फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे KCl का भार बटे अणुभार, जो कि यहाँ पर हो जाएगा KCl के मोलों की संख्या, और बटे बिलियन का आयतन लीटर में, तो 1 लीटर ऑलरेडी दिया गया है। तो इतना आप लोग कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, आप समझ गए होंगे, जो कि बिलियन चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पर। तो अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है 12 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कोलराउस नियम को समझाइए, या कोलराउस नियम क्या होता है। चलिए, कोलराउस नियम आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको इसको अच्छे चलिए जो है एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत ही इजी अच्छे तरीके से आपका यहाँ पर समझ में आने वाला है। तो यहाँ पर यह है कि इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर चालकता इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। देखिए यहाँ पर क्या समझना है, सबसे पहली बात, यहाँ पर आपका कोई विद्युत अपघट्य होगा, विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर, किस पर, अनंत तनुता पर। यहाँ पर इसमें देखिए फॉर्मूले पर आइए, ये आपके पास एक विद्युत अपघट्य है HCl का, ठीक है। अब इसमें अनंत तनुता पर है तो लैम्डा इनफाइनाइट, ठीक है, और मोलर चालकता की बात करेंगे तो यहाँ पर m हो जाएगा, लैम्डा इनफाइनाइट m HCl, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर आपका कह रहा है कि इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसमें आपका लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस यानी कि ये धनायन हो गया, प्लस आपका लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस, तो ये आपका धनायन और ऋणायन दोनों की मोलर चालकताओं का योग हो गया। तो यही कहता है आपका कोलराउस का नियम। बाकी न्यूमेरिकल आपका अगर आएगा इससे तो मतलब ऐसे ही आपका थोड़ा सा एक क्वेश्चन आता है जो कि मैं आपको यहाँ पर करा दूंगा। बाकी वो क्वेश्चन थोड़ा सा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने इसमें सम्मिलित नहीं किया, और बाकी मैं आपको करा भी दूंगा, ठीक है, तो टेंशन आपको नहीं लेना। बाकी ये नियम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कोलराउस का, इसलिए इसको जरूर कर लीजिएगा। और आपके सामने है छोटी सी परिभाषा, मैंने इसको आपके समझने के लिए छोटा कर दिया है, तो काफ़ी ईजी है ना, इसको आप तैयार कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर, सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डालने पर घोल नीला क्यों हो जाता है, आपको रीजन देना है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर क्या करना है, सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, AgNO3, क्या होता है, AgNO3, ये होता है हमारा सिल्वर नाइट्रेट, समझ लीजिए AgNO3, ये हमारा सिल्वर नाइट्रेट है। अब कह रहा है कि इसमें हम लोग कॉपर यानी कि कॉपर की छड़ डालते हैं तो घोल जो होगा आपका ये वाला बिलियन, वो नीला क्यों हो जाता है, इसका रीजन देना है। तो देखिए यहाँ पर आपको इसका रीजन ये लिखा गया है कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी का प्रत्येक तत्व अपने से नीचे स्थित तत्वों को उसके बिलियन से विस्थापित मतलब हटा देता है वहां से, ठीक
ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया आपने क्लास 10th में जैसे पढ़ा था, ठीक वैसे ही ये भी है, ठीक है। तो यही रीजन है कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जो प्रत्येक तत्व है अपने से नीचे स्थित तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है, और श्रेणी में जो Cu का यानी कि कॉपर का स्थान है वो Ag से ऊपर है, ठीक है। Ag से क्या है, ऊपर है, Cu का स्थान Ag से ऊपर है। आता है AgNO3 से ये निम्न प्रकार की रिएक्शन करता है। देखिए रिएक्शन है यहाँ पर Cu को हमने किस में मिलाया या किस में घोला, तो सिल्वर नाइट्रेट पर यानी कि AgNO3 पर। दोनों को हमने क्या रहा है, रिएक्शन यानी कि घोल दिया, घोलने का मतलब रिएक्शन ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2AgNO3 गिव्स 2। यहाँ पर देखिए जो आपका Cu है ये Cu2+ आयन और यहाँ पर प्लस 2NO3 माइनस आयन, धनायन और ऋणायन में ये टूट गया, प्लस Ag आपका ये सिल्वर अलग। तो ऐसे आपका ये रीजन होता है और इसलिए जो घोल हो जाएगा वो हमारा नीला, ठीक है, ब्लू कलर में हो जाएगा। तो इतना आपको इसका आंसर देना है जो कि आपके सामने है और काफी इंपॉर्टेंट है, तो इतना कर सकते हैं। अब इसका यहाँ पर थोड़ा सा रीजन समझा सकते हैं कि इस प्रकार विलयन में क्यूप्रिक आयन, ये जो क्यूप्रिक आयन है, ठीक है, Cu2+, क्यूप्रिक आयन विद्यमान होने से विलयन का रंग नीला हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आप लोग समझ गए होंगे, काफी इजी है देखिए आपके सामने, और आंसरों को मैं इसी प्रकार से रखता हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक लिखिए, ठीक है। विशिष्ट चालकता, तो ये देखिए इसका आपका परिभाषा है, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, ठीक है, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। किसके व्युत्क्रम को, तो भैया विशिष्ट प्रतिरोध के, ठीक है। जहां जो विशिष्ट चालकता है इसको हम लोग कप्पा से डिनोट करते हैं, कैसे, तो कप्पा से इसको व्यक्त किया जाता है, इस प्रकार से होता है, मतलब के टाइप से होता है कप्पा, तो ऐसे आप लोग बना लीजिएगा। बाकी ये आपका यहाँ पर विशिष्ट चालकता है, तो यहाँ पर हो जाएगा विशिष्ट चालकता यानी कि कप्पा बराबर, यहाँ पर लिख दीजिए विशिष्ट चालकता, ठीक है। विशिष्ट चालकता यानी कप्पा बराबर 1/ρ, इसको पी नहीं बोलेंगे, रो बोलते हैं, ठीक है। और मात्रक इसका हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या इसी को सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है, तो ये आपका विशिष्ट प्रतिरोध है, ये जो आपका रो है, और यही कहा गया है कि विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। 15 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर क्या होगा, ठीक है। तो ये होता है आपका क्वेश्चन, इस प्रकार से क्वेश्चन केमिस्ट्री में पूछता है। तो कॉपर सल्फेट के विलयन में आपको लोहे की कील डालना है, तो क्या होगा आपको बताना है। चलिए जानते हैं। तो कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर लोहे की कील के ऊपर कॉपर की परत चढ़ जाएगी। क्या होता है दोस्तों, तो एक बार जान लीजिए कि कॉपर सल्फेट यानी कि देखिए कॉपर सल्फेट क्या होता है, CuSO4, ठीक है। CuSO4 में आप लोग लोहा मिलाएंगे यानी Fe, ठीक है, आयरन। तो इसको जब मिलाते हैं इस विलयन में तो क्या होता है, इसके लोहे के ऊपर जो है यहाँ पर क्या होता है, लोहे की कील जब हम डालते हैं तो इसमें जो है कॉपर की परत है चढ़ जाती है, ठीक है। क्या होता है, कॉपर की परत चढ़ जाती है, क्योंकि कॉपर की सक्रियता लोहे से कम होती है, यही रीजन है, ठीक है। इतना ही आपको बताना है। तो ये हो गया इसका आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपको बताना है सेल के विद्युत वाहक बल यानी कि EMF से क्या तात्पर्य है। EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, इसे विद्युत वाहक बल बोलते हैं, ठीक है। तो बताना है कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, इससे क्या तात्पर्य है। तो चलिए परिभाषा जानिए। इसकी परिभाषा है कि किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभवों में वह अंतर जब सेल से परिपथ में कोई विद्युत धारा नहीं बहती, ठीक है। मतलब किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभवों में वह अंतर जब सेल से परिपथ में कोई विद्युत धारा नहीं बहती, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है, ठीक है। तो समझ गए आप लोग। मतलब जो EMF है वो क्या है, ये आपका EMF क्या है, किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के, इलेक्ट्रोड मतलब समझ रहे हैं, जो सेल में आप कोई सेल होता है उसको देखेंगे, उसमें कील जो लगी रहती है, ठीक है, सेल के अंदर विद्युत अपघट्ट में जो डुबाया रहती हैं, ठीक है। तो वही आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोड होते हैं। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभवों में वह अंतर यानी कि कोई अंतर जो डिफरेंट होता है जब सेल से परिपथ में कोई धारा ना बहती हो, ठीक है, सेल जो है एकदम शांत हो, तो वैसे में क्या होता है, सेल का विद्युत वाहक बल वो कहलाता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं हमारा यहाँ पर 17 नंबर। तो 17 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि जिंक तथा तांबे में से एक अम्लों से हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करता। यानी कि दोस्तों आपको जिंक और तांबा दो आपकी यहाँ पर एलिमेंट हैं। तो कह रहा है कि जिंक तथा तांबे में से एक अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करता। इन दोनों में से कोई एक जो है अम्लों से हाइड्रोजन को नहीं विस्थापित कर पाता, और इसका रीजन बताना है कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है।
क्यों यहाँ पर लास्ट में लगा है। तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए, ठीक है। चलिए जानते हैं। तो इसमें फिर से एक बार है कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक हाइड्रोजन से ऊपर तथा तांबा हाइड्रोजन से नीचे होता है। यानी दोस्तों जो हमारा जिंक है वो हाइड्रोजन से ऊपर होता है कहे में वैद्युत रासायनिक श्रेणी में, और जो हमारा तांबा है वो क्या है हाइड्रोजन से नीचे स्थित होता है, जिसके कारण जिंक हाइड्रोजन से अधिक अपचायक तथा तांबा कम अपचायक है। समझ गए ना। इसका आपको रीजन यही बताना है। तो यहाँ पर आपका यही रीजन है कि जो आपका देखिए एक बार फिर समझ लीजिए, शुरू में हमने क्या जाना कि जो जिंक है हाइड्रोजन से ऊपर होता है और जो तांबा है वो हाइड्रोजन से नीचे स्थित होता है, जिसके कारण जिंक हाइड्रोजन से अधिक अपचायक तथा तांबा कम अपचायक है। इसलिए जिंक अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करता है और तांबा नहीं करता। ठीक है, तो उम्मीद है समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं पर आपको कोई दिक्कत है अपने से पढ़कर भी आप समझ सकते हैं। इसमें कुछ खास चीजें नहीं, बस थ्योरी है। तो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक सेल क्या है। तो प्राथमिक सेल क्या होते हैं, इसकी परिभाषा है कि प्राथमिक सेल वे सेल हैं जिनकी बनावट ऐसी होती है उन्हें प्रयोग करने के बाद पुनः आवेशित नहीं किया जाता। या एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए शुष्क सेल। जैसे हमारे पास जो घरों में टार्च होती है ना, टॉर्च, वो आप जानते होंगे, उसमें सेल पड़े रहते हैं। तो वो सेल क्या होते हैं, एक बार अगर आप उनको पूरा यूज कर लेते हैं तो पुनः आप लोग उनको आवेशित नहीं कर सकते, यानी कि उनको दोबारा से आप चार्ज करके यूज में नहीं ले सकते। ठीक है, कि ले सकते हैं आप ही बताइए, तो नहीं लिया जा सकता। तो वही सेल क्या होते हैं, प्राथमिक सेल कहलाते हैं, या ऐसे सेलों को हम लोग कहते हैं शुष्क सेल। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसका परिभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है कि विद्युत अपघटन की क्रियाविधि उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए। विद्युत अपघटन की क्रियाविधि तो यहां पर है कि किसी विद्युत अपघट्य का विद्युत धारा द्वारा अपघटन विद्युत अपघटन कहलाता है। ठीक है, यानी कि किसी विद्युत अपघट्य का विद्युत धारा द्वारा अपघटन विद्युत अपघटन कहलाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर गलित NaCl, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, गलित NaCl में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर Na तथा Cl अपघटित हो जाता है। ठीक है, विद्युत अपघटन आप जानते हैं, देखिए मतलब टूट जाना, अपघटित हो जाना। जैसे आप देखिए NaCl है ना, तो यहाँ पर Na और Cl में ये टूट गया, तो Na प्लस होता है और Cl आपका माइनस, तो ये आपका धनायन और ऋणायनों में टूट जाता है। यही आपकी रिएक्शन जो है या प्रक्रिया कहलाती है विद्युत अपघटन। ठीक है, तो ये आपका विद्युत अपघटन हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पर हार्डी-सूल्जे का नियम। देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे कहा है जो प्रोमिस करता हूँ वो आपके लिए ज़रूर मैं प्रोवाइड कराता हूँ, और आप जानते हैं अगर चैनल से जुड़े रहेंगे तो 100% आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आप बिल्कुल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश कोई भी सब्जेक्ट आपका वीक नहीं रहेगा। बिल्कुल आपके लिए मैं बहुत अच्छे तरीके से कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा और अच्छे तरीके से नंबर आपको लेकर आएंगे। बस जुड़े रहना आपको। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा यार आप लोग सब्सक्राइब करिए ताकि ये जो अपना यूट्यूब परिवार है, ठीक है, जल्द से जल्द 50,000 कंप्लीट हो जाए। बस आप इतना कराइए जल्द से जल्द। ठीक है, और अगर इतना करा देंगे तो यार बहुत बहुत आपके लिए मैं अच्छा जो है यहाँ पर चीज़ें लाने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर हार्डी-सूल्जे का नियम क्या कहता है। इस नियम के अनुसार किसी आयन की स्कंदन शक्ति, पहली बात तो भैया स्कंदन, इसमें आ गया आपका स्कंदन शब्द। तो हमें जो है यही पता नहीं है कि भैया स्कंदन क्या है। तो अब आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए यहाँ पर समझिए स्कंदन क्या होता है। इसमें क्या होता है, कोई आपका ये पात्र है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि इस नियम के अनुसार किसी आयन की स्कंदन शक्ति उसकी संयोजकता पर निर्भर करती है। जितनी अधिक संयोजकता होगी उतनी अधिक स्कंदन शक्ति होगी। इसमें आपको क्या करना है, कोई साल मतलब कोई बिलियन जो होता है आप इसमें यहाँ पर लेंगे, ठीक है। और इसमें आप ले लिए तो यहाँ पर इसमें आपको कोई एक जो है उसके अपोजिट, जैसे हमने जो यहाँ पर साल लिया, अगर वो हमारा धन आवेशित है, ठीक है, क्या है, अगर ये हमारा भैया धन आवेशित है तो इसमें जो हम जो आयन मिलाएंगे वो हम इसके अपोजिट, अगर ये धन आवेशित है तो इसमें हम ऋण आवेशित आयन मिलाएंगे। जब हम लोग अपोजिट वाले आयन मिलाते हैं तो यहाँ पर इसमें स्कंदन होता है, और इसमें जो इसका जो मतलब कहें तो एक प्रकार से इसके अवयव जो हैं वो इसकी परत के रूप में ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, ऊपर इस प्रकार से। तो ऐसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं स्कंदन। ठीक है, तो अपोजिट मिलाना है, धनात्मक साल में आपको ऋणात्मक मिलाना है, और अगर ये आपका ऋणात्मक साल रहेगा तो इसमें आपको धनात्मक मिलाना है। जैसे यहाँ पर इसको समझे नियम को कि इस नियम के अनुसार किसी आयन की स्कंदन शक्ति उसकी संयोजकता पर निर्भर करती है। जितनी अधिक संयोजकता होगी उतनी ही अधिक स्कंदन शक्ति होती है। जैसे यहाँ पर आपके सामने है कि धनात्मक साल हेतु प्रभावी आयन जो होंगे वो ऋणायन होंगे। मैंने बताया कि धनायन में आपको
ऋणायन मिलाना है, और जो आपका ऋणात्मक साल होगा उसमें आपको धनायन मिलाना है। तो बस यही आपका होता है हार्डी-सुलजे का नियम। तो ये हो गया ऋणात्मक हो गए, और जो ऋणात्मक साल होगा इसके लिए प्रभावी आयन आपके धनायन होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर SN4 प्लस, तो ये धनात्मक हो गया। इसके बाद यहाँ पर ये ग्रेटर दैन Al3 प्लस, इसके बाद ग्रेटर दैन यहाँ पर A2 प्लस, तो इस प्रकार से ये आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है क्या, हार्डी-सुलजे का नियम। चलिए अब देखते हैं हम लोग, यहाँ पर आता है क्वेश्चन हमारा 21, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, इससे तो प्रश्न बनेगा ही बनेगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, इसकी पहले परिभाषा जानिए। इसका एक होता है वेग स्थिरांक का व्यंजक, ठीक है, जो कि आपका एक लॉन्ग डेरिवेशन है, तो उसको मैं आपको प्रॉपर एक वीडियो में कराऊंगा, और इससे कुछ न्यूमेरिकल बनते हैं तो उनको भी मैं करा दूंगा। बाकी पहले समझिए इसकी परिभाषा क्या है। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक अणुओं की सांद्रता के गुणनफल की प्रथम घात के समानुपाती होता है। देखिए प्रथम कोटि का मतलब वो अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक अणुओं की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। देखिए इसमें आप एग्जाम्पल समझिए, यहाँ पर ये रिएक्शन है एक प्रकार की, C12H22O11 प्लस H2O गिव्स टू C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये आपका यहाँ पर ग्लूकोज से जो है ग्लूकोज फ्रक्टोज में टूट रहा है जो। अब इसमें आपका देखिए क्या हो रहा है, जो आपका C12H22O11 ये आपका केवल और केवल इसकी सांद्रता में, एक अणु की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है। तो जब ऐसा होता है तो वहां पर क्या होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, मतलब एक ही अणु का सांद्रण चेंज हो रहा है। अब ये अभिक्रिया एक प्रकार से छद्म अभिक्रिया भी कहलाती है, मतलब हमें प्रतीत होगी ये कि ये द्वितीय कोटि की है, लेकिन ये क्या है, प्रथम कोटि की है। तो छद्म मतलब उसमें हमें धोखा रहे, तो छद्म अभिक्रिया भी आप पढ़ेंगे। वैसे आपका ये इंपॉर्टेंट आपका प्रथम कोटि ही है, तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है और ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इतना आप लोग कर लीजिएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर कि अभिक्रिया की कोटि और आणविकता को समझाइए। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता को समझाना। आणविकता क्या होती है और अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। ठीक है, तो पहले जानिए आणविकता क्या है। देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपके सामने है NH4NO2 गिव्स टू 2H2O प्लस N2। अब इसमें अगर आप देखें अच्छे से, ये क्या है, अमोनियम नाइट्रेट है। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट है। तो कह रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ये पूरी रासायनिक अभिक्रिया है आपके सामने, तो इसमें भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या, इसमें अगर आप देखें तो इसमें क्या है, ये पूरा का पूरा NH4NO2 अमोनियम नाइट्रेट है, तो यही तो है आपका अभिकारक अणु। ठीक है, तो इसमें जितने भी अभिकारक अणु हैं वो आपका कहलाएगा आणविकता। तो इसमें क्या है, पूरा का पूरा एक है, एक ही तो अभिकारक है, ये टूट रहा है यहाँ पर आपका अलग अलग उसमें। ठीक है, प्रोडक्ट में, तो ये आपका आणविकता इस प्रकार से हो जाएगी। जितने अणु होंगे इधर अभिकारक के, वही आपकी आणविकता कहलाती है। अगर बात करें कोटि की, तो कोटि में क्या होता है, देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के अणुओं की वह संख्या जिनका सांद्रण अभिक्रिया की प्रगति में परिवर्तन करता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ठीक है, तो मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के अणुओं की वह संख्या जिनका सांद्रण अभिक्रिया की प्रगति में परिवर्तन करता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। जैसे यहाँ पर मैंने बताया ना कि अगर कोई रिएक्शन प्रथम कोटि की है तो उसकी जो सांद्रता की कोटि होगी वो आपकी एक घात के समानुपाती, मतलब उसके एक ही अभिकारक के अणु में सांद्रण होगा। जैसे यहाँ पर इसका जो है ये चेंज हो रहा है, C12H22O11 प्लस H2O, यहाँ पर ये आपका ग्लूकोज फ्रक्टोज जो बन रहा है, तो इसमें वनली आपका जो C12H22O11 है, इसकी सांद्रता में परिवर्तन होने पर जो है रिएक्शन का वेग परिवर्तित होता है। तो ऐसे में इसकी जो कोटि होगी वो एक होगी, और कह सकते हैं कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये होती है कोटि। अगर बात करें आपका कभी कभी शून्य कोटि भी आ जाता है, तो शून्य कोटि भी समझ लीजिए, क्योंकि इसमें आपका जो रासायनिक बलगतिकी चैप्टर है उसमें शून्य कोटि भी है। तो शून्य कोटि में आपका इसका व्यंजक नहीं आएगा, परिभाषा समझ लीजिए। तो कह रहा है क्वेश्चन की शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति में अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता, अतः जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर ही नहीं करता, वो होती है क्या, शून्य कोटि की अभिक्रिया।
ठीक है। इसमें मतलब जैसे यहाँ पर इसमें चेंज हो रहा है ना एक अणु में, इसमें क्या होगा, किसी में भी चेंजेस नहीं आएगा। जब आपका रिएक्शन होगा, अभिकारक जो है जब प्रोडक्ट बनाएगा तो इधर किसी भी अणु में एक प्रकार से डिपेंड नहीं करेगा, तो वो क्या कहलाएगी, शून्य कोटि की अभिक्रिया हो जाएंगी। ठीक है, चलिए इतना समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। तो जानिए इलेक्ट्रोड विभव क्या है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहां पर इलेक्ट्रोड विभव की देखिए परिभाषा क्या है कि जब एक धातु को उसके अपने लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु विलयन के सापेक्ष धातु के विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, यही बस इसकी परिभाषा सिंपल सा, मतलब जब कोई धातु को उसके लवण के विलयन में डुबोया जाता है या कहें तो उसमें डाला जाता है तो धातु विलयन के सापेक्ष धातु के विभव को कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, अगर दूसरे शब्द में बात करें तो यहाँ पर है कि इलेक्ट्रोड तथा वैद्युत अपघट्य के मध्य उत्पन्न विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं या इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है ये। ठीक है, तो यही इसकी परिभाषा है। उम्मीद करूंगा आप लोग समझ गए होंगे। वैसे ये क्वेश्चन जो है ना 2 नंबर के लिए आता है कभी कभी, तो इसको आप लोग जरूर से तैयार कर लीजिएगा। ये हो गया हमारा। इसके बाद क्वेश्चन है कि Zn यानी कि जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से Cu को विस्थापित कर देता है, जबकि सिल्वर ऐसा नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता, तो इसका रीजन क्या है, तो वो आपको देना है। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में Zn का स्थान Cu के ऊपर होता है। फिर से समझिए, देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो Zn है जिंक, इसका स्थान जो है Cu से ऊपर होता है। अतः यह Zn से Cu को मतलब Zn जो है Cu से अधिक सक्रिय क्रियाशील हो गया या सक्रिय हो गया। ठीक है, सक्रिय मतलब अत्यधिक तेजी से क्रिया करने वाला। ठीक है, तो ये क्या होता है, अधिक सक्रिय होता है। तथा जो CuSO4 है ये विलयन से Cu को विस्थापित कर देता है। जैसे यहाँ पर आपके सामने एक रिएक्शन है CuSO4 प्लस Zn यानी कि कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, जब ये अभिकारक रिएक्शन यहाँ पर करता है तो जो Cu है इसको विस्थापित कर देता है। ठीक है, और जो जिंक है ये Cu के स्थान पर यहाँ पर बैठ गया तो जिंक सल्फेट बनता है और Cu आपका अलग हो गया, ये उत्पाद बनाता है। तो यही यहाँ पर कह रहा है कि जो Zn है ये कॉपर सल्फेट के विलयन से Cu को विस्थापित कर देता है, Cu को हटा देता है, लेकिन सिल्वर ऐसा नहीं कर पाता है। तो आपका ये इसका रीजन हो गया। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार समझ गए आप लोग। अब इसके बाद एक क्वेश्चन है, अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं, यानी कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है। तो देखिए वह दर यानी कि एक प्रकार की ये दर होती है, जो भी रिएक्शन होती है ना, कहते हैं ना कि अभिक्रिया किस वेग से कंप्लीट हो रही है, तीव्र गति से, मंद गति से। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वेग पर डिपेंड करता है। जैसे कोई उत्प्रेरक होता है वहां पर, तो जब रिएक्शन है अगर उसमें काफी सारे ऐसे उत्प्रेरक होते हैं जो कि रिएक्शन को बहुत तेजी से करा देते हैं। ठीक है, सेकेंडों में रिएक्शन हो जाती है, और काफी सारे ऐसे उत्प्रेरक होते हैं जो रिएक्शन को बिल्कुल धीमा कर देते हैं। तो वो तो मतलब अलग बात हुई, लेकिन यहाँ पर आपको वेग आखिरकार होता क्या है रियल में। तो देखिए वह दर जिस पर समय के साथ साथ, यानी ऐसी दर जो समय के साथ साथ अभिकारक पदार्थों का सांद्रण परिवर्तित होता है। अभिकारक जो है आपका प्रोडक्ट में चेंज होता है, वही यहाँ पर कह रहा है कि अभिकारक पदार्थों का सांद्रण परिवर्तित होता है, अभिक्रिया का वेग कहलाता है। जैसे यहाँ पर अभिक्रिया का वेग इक्वल टू dx/dt। x जो आपका dx है ये क्या है, मोल उत्पाद है, और dt आपका क्या है, टाइम, मतलब कि समय अंतराल। जो टाइम के सापेक्ष ही तो कोई रिएक्शन होगी तभी तो उसमें चेंज आएगा। तो यही होता है आपका अभिक्रिया का वेग। छोटी सी परिभाषा है लेकिन इंपॉर्टेंट है आपके समझने के लिए। बेसिक चीजें आपको पहले जरूर मजबूत करनी पड़ेगी। अगर हमें एडवांस लेवल तक की चीजें अच्छे से तैयार करनी है ना, तो उसमें पहले बेसिक चीजें आती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 27 नंबर, कुछ पदार्थों की घुलनशीलता उष्माक्षेपी है जबकि कुछ के लिए यह उष्माशोषी है, क्यों। तो इसमें बताना है। देखिए यहाँ पर इसकी परिभाषा है, तो थ्योरी का क्वेश्चन है ये कि यदि विलयन में विलेय प्लस विलायक के मध्य आकर्षण बल अधिक है तब उष्मा उत्पन्न होती है। यानी कि कोई विलयन है जो कि विलेय और विलायक होता है, ठीक है, विलयन है ना, तो इसके मध्य आकर्षण बल अगर अधिक है तब उष्मा उत्पन्न होती है, और घुलनशीलता प्रक्रम कहलाएगा उष्माक्षेपी। ठीक है, यदि विलेय और विलायक के मध्य आकर्षण बल कम है तब यह प्रक्रम बन जाता है उष्माशोषी। ठीक है, तो बस आपको यही बताना था उष्माक्षेपी और उष्माशोषी क्या है। तो आपके सामने ही स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए और तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
अणुसंख्य गुणधर्म, भैया अणुसंख्य गुणधर्म आपको जरूर मिला होगा। अणुसंख्य गुणधर्म क्या है, उदाहरण दीजिए। तो देखिए विलयन के वे गुण जो वाष्प दाब के अवनमन से संबंधित होते हैं तथा विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि विलेय के कणों की प्रकृति पर। ठीक है, मतलब विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करेंगे और ये विलेय के कणों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करेंगे। ठीक है, वही कहलाते हैं विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म। जैसे यहाँ पर कुछ अणुसंख्य गुणधर्म है। एक आपका हो गया वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, दूसरा होता है क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा आपका होता है हिमांक में अवनमन, चौथा है परासरण दाब। तो ये क्या कहलाते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करेंगे इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो यही है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है। देखिए मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, देखिए तो किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 मोलर धातु आयन की सांद्रता के विलयन में डुबोने पर धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी ई नॉट कहते हैं। ठीक है, तो जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है इसे कैसे डिनोट करते हैं दोस्तों, तो ये ई नॉट से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ई नॉट से इसको डिनोट करते हैं। तो किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबोने पर धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। बहुत ही सिंपल है ना। चलिए यहाँ पर हो गया आपका 29 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर प्रबल तथा दुर्बल विद्युत अपघटनों को समझाइए। तो अब हमें बताना है कि प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं और फिर बताना है दुर्बल विद्युत अपघट्य। अब देखिए प्रबल और दुर्बल तो आप जानते हैं ना, प्रबल मतलब अत्यधिक मजबूत और दुर्बल मतलब क्या होता है, जैसे आप बोलते हैं ना प्रबल और दुर्बल, दुर्बल मतलब जो कमजोर होगा। ठीक है, चलिए तो पहले समझिए प्रबल विद्युत अपघट्य क्या है। तो प्रबल विद्युत अपघट्य में है कि वे विद्युत अपघट्य, पहली बात देखिए विद्युत अपघट्य क्या है तो आपको पता है ना, जब कोई सेल होता है सेल के अंदर जो विलयन भरा होता है उसे विद्युत अपघट्य बोला जाता है। तो यहाँ पर है कि वे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में या अन्य ध्रुवीय विलायकों के साथ बने विलयन में लगभग पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। क्या हो गया कि वे विद्युत अपघट्य, प्रबल की परिभाषा है। ठीक है, प्रबल विद्युत अपघट्य की कि वे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में या पूर्णतः या अन्य ध्रुवीय विलायकों के साथ विलयन के साथ बने विलयन में लगभग पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर NaCl, KCl, HCl, NaOH ये सभी क्या है, प्रबल विद्युत अपघट्य के उदाहरण है। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की, तो देखिए आपके सामने है कि वे विद्युत अपघट्य जिनका जलीय विलयन में ध्रुवीय विलायकों के साथ बने विलयन में बहुत कम आयनन होता है, यहाँ तक कि अत्यधिक तनुता पर भी पूर्णतः आयनन नहीं होता, दुर्बल विद्युत अपघट्य ये कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल CH3COOH। ठीक है, ये हो गया, NH4OH ये हो गया। ठीक है, और H2CO3 ये सभी क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्य के उदाहरण है। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए ना प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं। तो उम्मीद करूंगा ये 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 31 यानी कि 31 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये देखिए 31 नंबर क्वेश्चन आपके पास एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो चलिए जानते हैं इसमें क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है कि Zn2+1 मोल, फिर यहाँ पर सेतु है। ठीक है, सेल का एक रिएक्शन है ये, और फिर इसके बाद कह रहा है सेतु, फिर आपका है CO2+1 मोल से CO। सेल का EMF विद्युत वाहक बल यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसमें EMF आपको ज्ञात करना है, जबकि सेल के लिए मान दिए गए हैं E0 Zn2+ से Zn तथा CO2+ से CO के लिए क्रमशः, जहां पर आपके ये वैल्यू दी गई हैं और इसमें हमें EMF निकालना है। ठीक है, तो विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर इसमें जान लीजिए कि जो फार्मूला होता है वो क्या होता है विद्युत वाहक बल निकालने का। तो इसमें हम लोग इसको सॉल्व करेंगे जब, तो यहाँ पर इसमें फार्मूला आपका जो होगा वो होता है E0 सेल बराबर E0 सेल बराबर आपका सूत्र होता है E0 कैथोड। ठीक है, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। ठीक है, ये फार्मूला लगता है इसमें कैथोड और एनोड का। अब इसमें आपको पता नहीं है कि भैया कैथोड कौन सा है, एनोड कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर पहले आप ये समझिए कि सेल की अभिक्रिया इसमें कैसी होगी। ठीक है, सेल की रिएक्शन कैसी होगी, ये जो आपका पूरा सेल का दिया गया है। तो सेल अभिक्रिया यहाँ पर समझिए कैसे बनेगी। इसमें सेल अभिक्रिया, सेल की जो इसमें रिएक्शन होगी, यहां पर क्या है आपका Zn है और CO है। तो इसमें Zn है वो क्या है, ठोस है, सॉलिड। तो यहां पर इसमें Zn ये आपका S यानी कि सॉलिड, प्लस यहां पर CO2+ जो है ये क्या है, आयन है। यहां पर
AQ, ठीक है, आयन। तो ये आपका यहाँ पर 2 प्लस ना आयन हो गया। इसमें आपका ये रिएक्शन यहाँ पर करेगा जब, तो ये आपका Zn2 प्लस और यहाँ पर बनेगा CO। ये तो इसका रिएक्शन है सेल का। लेकिन आपको बता दूं कि जो इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन, अगर वो चीज आपको नहीं पता, थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको हो सकती है। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, मैंने एक न्यूमेरिकल का वीडियो बनाया है केमिस्ट्री में, तो उसको आप देख लीजिएगा। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रही तो कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो वैसे देखिए यहाँ पर आपको एक चीज ऐसे क्वेश्चन में ये ध्यान देना है कि जो आपका कैथोड वाला वैल्यू होगा वो आपका धनात्मक चीज होगा, और जो आपका एनोड वाला वैल्यू होगा वो आपका नेगेटिव रहेगा। तो इसमें बस इतना आप पहचान लीजिए और आप लोग कर सकते हैं। और जो आपका ऑक्सीकरण होता है, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऑक्सीकरण में हमेशा एनोड होता है, ठीक है। ऑक्सीकरण और अपचयन जो हमने क्लास 11 में पढ़ा है, अगर वो चीज आपको क्लियर है तो आप जान जाएंगे। ऑक्सीकरण में हमेशा एनोड होता है, और जो अपचयन होता है, ठीक है, जो अपचयन होता है उसमें हमेशा कैथोड होता है। ये चीज आप लोग अगर समझ जाएंगे रिएक्शन में तो इतना भी आप निकाल सकते हैं। तो बस इसमें अब चलिए वैल्यू को हम रखते हैं, देखिए E0 सेल बराबर, मैंने बताया कि जो कैथोड वाला होगा वो प्लस का वैल्यू रहेगा। तो यहाँ पर प्लस की वैल्यू क्या है, प्लस 0.28। तो यहाँ पर रखते हैं यहाँ पर 0.28 प्लस का, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो माइनस कर दिए। फिर इसके बाद माइनस आपको यहाँ पर क्या करना है, एनोड की वैल्यू, एनोड की वैल्यू है माइनस 0.076। तो इसमें यहाँ पर रखेंगे माइनस 0.076। तो ये आपका यहाँ पर वैल्यू क्या आएगा, E0 सेल इक्वल टू क्या आएगा, 0.28, और ये माइनस माइनस यहाँ पर प्लस करेगा तो 0.076 इतना बनेगा ना। तो इतना जब आपका ये बन जाएगा, अब इसको आप क्या करेंगे, इसको पूरा का पूरा आप लोग जोड़ेंगे, यानी कि ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पर आप एक चीज समझिएगा, क्वेश्चन में एक चीज मिस्टेक क्या है, तो यहाँ पर मिस्टेक ये है कि ये 0 नहीं रहेगा, 0.76 है ये। तो इसमें भी आप लोग यहाँ पर 0.76 कर लीजिए डायरेक्टली, ठीक है, 0.76। अब इसको जब जोड़ेंगे तो E0 सेल इक्वल टू आपका यहाँ पर ये जो विद्युत वाहक बल है ये कितना आएगा, ये 8 और 6 यहाँ पर 14, यानी कि 4 हो जाएगा इसका, 7 2 9 और 1 10, यानी कि 0, और फिर आपका 1। तो यहाँ पर 2 पॉइंट के बाद दशमलव, तो यहाँ पर 2 पॉइंट के बाद दशमलव लगा देंगे, 1.4। ये क्या है आपका विद्युत वाहक बल, यानी कि वोल्ट में आएगा। तो 1.4 वोल्ट जो है ये सेल का EMF है। बस ऐसे आपको फॉर्मूला लगा के और निकाल देना है। वैसे ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे। तो ये आपका, इसको देखिए क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अपने से भी सॉल्व करना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है 31 नंबर। अब आते हैं अपने यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, कहना है कि कारण सहित बताइए कि निम्न रासायनिक अभिक्रिया किस कोटि की है। आपको कारण सहित बताना है कि जो ये रिएक्शन है ये किस कोटि की है, जो कि आपके सामने दी गई है। अब ऐसे क्वेश्चन आपसे लगभग हर बार आते हैं, ठीक है, तो इसमें आपको रीजन बताना है। तो यहाँ पर देखिए रिएक्शन इस प्रकार से है कि CH3COO C2H5, ठीक है, ये पूरा का पूरा एक इस प्रकार से यौगिक है। इसमें यहाँ पर है प्लस H2O गिब्स 2 इस प्रकार से दिया गया यहाँ पर CH3COOH, और फिर आपका यहाँ पर है C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल, और ये आपका यहाँ पर है कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब ऐसे एसिटिक अम्ल यहाँ पर इसमें आपका ये बना है, और एथिल अल्कोहल। इसमें बताना है कि जो अभिक्रिया है ये किस कोटि की है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो एस्टर है ये, तो यहाँ पर लिखना है आपको कि दी गई अभिक्रिया में एस्टर, यानी कि जो ये क्या है आपका एस्टर है CH3COO C2H5 का जल अपघटन हो रहा है। यहाँ पर ये क्या है H2O, ये क्या है आपका जल है। तो बोलेंगे यहाँ पर क्या है भैया, ये जल अपघटन इसमें हो रहा है। तो यहाँ पर यही चीज समझना है कि इसमें जल अपघटन हो रहा है, क्योंकि इस अभिक्रिया में केवल एस्टर के अणुओं की सांद्रता परिवर्तित हो रही है। मैंने बताया कि जब आपका कोई अभिकारक है और उसमें अगर किसी एक विशेष के अणुओं की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है तो उसमें आपकी वो अभिक्रिया प्रथम कोटि की होती है। तो अगर इसमें देखें तो इसी के आयनों की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, तो ऐसे में अणुओं की सांद्रता में परिवर्तन, तो ऐसे में कह सकते हैं कि जो रिएक्शन है ये प्रथम कोटि की आपकी कहलाएगी, ठीक है, क्योंकि जो आपका एस्टर है इसी में चेंज हो रहा है, और यहाँ पर आपका एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल बन रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो दी गई अभिक्रिया होगी वो हमारी प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। तो उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33 नंबर, आभासी एकाणुक अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए। अब इसमें यहाँ पर आपको आभासी एकाणुक अभिक्रिया, आभासी मतलब समझ रहे हैं, आभास हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर आप इसकी परिभाषा को समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वह अभिक्रिया जिसकी कोटि एक हो परंतु आणविकता एक ना हो। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसकी क्या कोटि एक हो और आणविकता एक ना हो, तो क्या कहलाती है, आभासी एकाणुक अभिक्रिया
ठीक है। जैसे यहाँ पर आपके सामने दो रिएक्शन है, पहला आपके सामने ये हो गया 1 नंबर, दूसरा ये। तो इसमें अगर देखें तो C12H22O11 प्लस H2O, इसमें अगर देखें तो इसके आपके जो ये आपका पहला दिया गया है C12H22O11, इसी के अणुओं की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है। तो इसकी जो कोटि है वो तो 1 है, लेकिन आणविकता क्या है, 1 नहीं है। इसमें 2 अणु हैं, यहाँ पर H2O भी है, तो इसमें अणुओं की जो है संख्या 1 नहीं है और कोटि आपकी 1 है, तो ये कहलाती हैं एक आणुक आभासी अभिक्रियाएं। तो ये हो गया। इसी प्रकार दूसरा है, तो यहाँ पर लिखा गया कि इन दोनों अभिक्रियाओं की कोटि क्या है, 1 है, क्योंकि H2O के सांद्रण में इसमें जो है H2O में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो इसलिए दोनों में आपका पहले पाले में चेंज आ रहा है, इसलिए 1 कोटि की है। और अगर बात करें जबकि इनकी आणविकता 2 है, अतः ये आभासी एक आणुक अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसकी हमारी परिभाषा है सिंपल सी, और आप लोग समझ भी गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है, क्वेश्चन नंबर 34। कह रहा है कि संक्रमण तत्व क्या है, विशेषताएं बताइए संक्रमण तत्व। ठीक है, तो संक्रमण तत्व को आप समझ जाइए। चलिए संक्रमण तत्व को यहाँ पर आप समझिए थोड़ा सा, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश से पहले कोश के D5D कक्षकों में, ठीक है, ये आपका डी एवं एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं उसी चैप्टर से क्वेश्चन है ये। तो अब आप ये मत कहिए कि भैया ये क्वेश्चन ये चैप्टर हट चुका है, हटा नहीं है, आपको पढ़ना है। ठीक है, तो अच्छे से क्वेश्चन को समझ लीजिए। संक्रमण तत्व क्या है, विशेषताएं, तो वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश से पहले वाले कोश के 5D कक्षकों में से किसी भी एक कक्ष में प्रवेश करता है, तो डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक है, इनमें विभेदी इलेक्ट्रॉन N-1 इंटू डी कक्षकों में प्रवेश करता है। अब ये चीजें देखिए, एक तो प्रकार से परिभाषा है, बाकी जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करेंगे तो वो आपको अलग चीज समझ आएगी। तो इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, इसमें जो आपके और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है तो उनको भी मैं करा दूंगा। बस यहाँ पर यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको कर लीजिए। विशेषताओं के साथ क्वेश्चन आता है ये, तो ये हो गया। इसके बाद देखिए, चूंकि इन तत्वों में गुण एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के तत्वों के गुणों के मध्यवर्ती होते हैं, अतः इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। तो ये हो गया हमारा संक्रमण तत्व क्या होता है। अब बात करें यहाँ पर इसमें विशेषताएं भी पूछा था, तो बोलेंगे भैया इसकी विशेषताएं, तो देखिए विशेषताओं में पहला तो आपका इसकी विशेषता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। देखिए इसमें आपको क्या करना है, विशेषता में पहला इसको लिखना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यहाँ पर है कि संक्रमण तत्वों में बाह्य कोश से पिछले कोश के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, मतलब बाह्य कोश के डी ऑर्बिटल के में जो है इलेक्ट्रॉन ये भरते हैं, और इसके बाह्यता में 2 कोशों का विन्यास इस प्रकार होता है। जैसे यहाँ पर है N-1 S के पावर 2, यानी कि इसके बाह्य कोश में S में जो है 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर है N-1 P 6, इसमें जो है P में जो है 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया। इसके बाद N-1 डी में आपका 1 से लेकर 10 तक, ठीक है, तो इसमें 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो ये इस प्रकार से इसके बाह्यतम 2 कोशों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। दूसरी विशेषता की बात करें उत्प्रेरक गुण, तो इसमें आप लोग तैयार कर लीजिएगा चुंबकीय लक्षण और परिवर्ती आक्सीकरण अवस्थाएं। तो ये इसके कुछ विशेषताएं हैं, तो ये आपका संक्रमण तत्व होता है। ठीक है, तो इसका पूरा का लॉन्ग क्वेश्चन को आपको तैयार करना है, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ये आता है। अब इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर अगला है आपका उप सह संयोजन यौगिक चैप्टर से, जो कि है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्वेश्चन कह रहा है लिगेंड क्या है। जब आप लोग IUPAC नामकरण पढ़ेंगे, मैं आपको IUPAC जब पढ़ाता हूँ ना तो आपको बताता हूँ लिगेंड, तो आप बोलते हैं भैया लिगेंड क्या है, समझ नहीं आया। तो आप समझिए, यहाँ पर ये चीज़ें आपको बहुत काम आएंगी। ठीक है, तो लिगेंड क्या है समझाइए। तो वह आणविक अथवा आयनिक स्पीशीज जो संकर यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन से स्थायी रूप से जुड़ी होती है, लिगेंड कहलाती है। जैसे ये तो आपको मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर परिभाषा नहीं समझ आए, तो अब आइए यौगिक में समझते हैं। देखिए यहाँ पर है क्या, K4FeCN का होल ऑफ 6, ये ब्रैकेट है, ठीक है, इस प्रकार से। अब इसमें अगर बात करें तो CN माइनस आयन जो है ये लिगेंड है, क्योंकि यह एक संकर में केंद्रीय आयन Fe जो आयरन है Fe के साथ ही जुड़ा है, तो सीधे ये जुड़ा है CN जो है Fe से, इसलिए इसको बोलते हैं क्या यहाँ पर लिगेंड। और जो ये आपका Fe होता है इसको बोलते हैं केंद्रीय परमाणु आयन, केंद्रीय धातु आयन। ठीक है, तो ये होता है लिगेंड। अब यहाँ पर लिगेंड कई प्रकार के होते हैं, धन आवेशित लिगेंड, ऋण आवेशित लिगेंड, उदासीन लिगेंड, तो उनको भी हम जानेंगे। ठीक है, बिल्कुल टेंशन आपको नहीं लेना, जुड़े रहिए, हर एक चीज़ों का निपटारा अब होने वाला है।
ये हो गया लिगेंड, समझ गए आप लोग। अब आईयूपीएसी नाम करते वक्त भैया एक बहुत बड़ी समस्या आती है, बोलते हैं वो है ऑक्सीडेशन नंबर को लेकर, ऑक्सीकरण संख्या। तो देखिए ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं वो जान लीजिए। जैसे आपके सामने ये एक यौगिक है, ठीक है, इस प्रकार से, और इसकी हमें निकालनी है Cu में, इसमें जो है केंद्रीय धातु परमाणु Cu की ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालनी है। तो चलिए कैसे निकालते हैं, सबसे पहले वो जान लीजिए। देखिए जिसकी भी हमें निकालनी होती है उसको हम x मानते हैं, ठीक है, x मान लिए, प्लस करेंगे यहाँ पर। अब आते हैं इसमें, अब आपको ये ध्यान देना है कि जो ये लिगेंड है, ठीक है, ये लिगेंड आपका धनात्मक है, ऋणात्मक है, उदासीन है, कौन सा है? तो भैया बोलेंगे कि ये तो हमारे यहाँ पर 4 है ना, इसकी संख्या 4, और उसमें जो आपका गुणा कराना है उसकी जो है यहाँ पर जो भी है, मतलब ऋणात्मक धनात्मक जितना भी है, तो ये आपको पता है कि NH3 जो होता है ये आपका उदासीन लिगेंड है, इसलिए ये 0 रहेगा। फिर इसके बाद आते हैं इसमें, तो प्लस करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर बोलेंगे भैया यहाँ पर S4 है, ठीक है, क्या है? S4 है। तो जब आपका ये S4 है तो अब आप यहाँ पर 4 तो ये हो गया, और S4 का आपका यहाँ पर क्या होता है, पूरा का पूरा -2 होता है। तो इसमें बोलेंगे भैया यहाँ पर हो जाएगा ये -2, और इंटू में आपको क्या कर देना है 1, तो बराबर में आपको क्या कर देना है 0 कर देना होता है। तो जब इतना आप कर लिए तो अब तो ये निकल आया, इसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ से क्या करना है आपको, ये चीज़ें, इसमें x हो गया और ये आपका पूरा 0 हो गया, यहाँ पर आपका ये क्या है -2 आया, बराबर में 0, तो x का मान कितना आ गया, x का मान 2 आ गया। तो यानी कि प्लस का 2 जो है ये इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी, ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी। ऐसे ही आपको ऑक्सीकरण संख्या किसी भी यौगिक की निकालनी है, बस आपको पता ये होना चाहिए कि जो उसके साथ लिगेंड जुड़ा है वो धनात्मक है, ऋणात्मक है, उदासीन है। तो चलिए मैं वो भी आपका क्लियर कर देता लीजिए कि आखिरकार लिगेंड कैसा है। देखिए आवेशों के आधार पर लिगेंडों का वर्गीकरण, तो चलिए जानिए, अब आप जुड़े रहिए। पहले जानते हैं धनात्मक लिगेंड क्या होते हैं। देखिए धनावेश वाले लिगेंड धनात्मक लिगेंड कहलाते हैं, ये संकर में बहुत कम पाए जाते हैं। जैसे इस प्रकार का जब कोई यौगिक आएगा तो धनात्मक लिगेंड बहुत कम मात्रा में होते हैं, ठीक है। आपको उदासीन और नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक लिगेंड ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने हैं, उन्हीं से आपका आईयूपीएसी सर्वाधिक मात्रा में पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए धनात्मक लिगेंड में क्या है, इसमें क्या होता है, धनावेश पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर है NO4 NO प्लस, ये आपका इसमें चार्ज प्लस है ना, ये धनात्मक लिगेंड है। NH2 इंटू NH3 प्लस, ये पूरा का पूरा एक लिगेंड है जो कि धनावेशित है, ये हो गया धनावेशित लिगेंड। अगर बात करें ऋणावेशित लिगेंड की तो इसमें क्या होता है, देखिए तो ऋण आवेशित लिगेंड में यानी कि ऋणात्मक लिगेंड में ऋण आवेश वाले लिगेंड ऋणात्मक लिगेंड कहलाते हैं। ये ऋणात्मक स्पीशीज होती हैं और जिनमें एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों के एकाकी युग्म पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर Fe माइनस, ठीक है, Fe माइनस और Cl माइनस, Br माइनस, Cn माइनस, ये क्या है सब, ये ऋणात्मक लिगेंड होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात आती है उदासीन, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, धनावेशित, ऋणावेशित, उदासीन। तो उदासीन में देखिए ऐसे लिगेंड पर कोई भी आवेश नहीं होता, कोई भी चार्ज ही नहीं, तो उदासीन होते हैं, ठीक है, ना ही धनात्मक होगा ना ही ऋणात्मक होगा, उसमें चार्ज ही नहीं होता, तो वो बोलते हैं उन्हें उदासीन। जैसे ये प्रायः आणविक स्पीशीज होती हैं जिनमें एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों के एकाकी युग्म उपस्थित रहते हैं। जैसे H2 इसे बोलते हैं एक्वा, जल मत बोलिएगा, यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जब जुड़े रहता है तो ये H2 जो है ये एक्वा हो जाता है। NH3 इसको एमीन बोलते हैं, CO आपका कार्बोनिल होता है, NO आपका नाइट्रोसिल होता है। तो ये इस प्रकार के कुछ उदासीन लिगेंड होते हैं। तो उम्मीद है आप लोग लिगेंड को भी अच्छे समझ गए होंगे। अब आपको आईयूपीएसी में चलिए करा देता हूँ कुछ यहाँ पर कि आईयूपीएसी आखिरकार कैसे आते हैं, ठीक है। आईयूपीएसी नामकरण आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो चलिए जानिए। जैसे आपके सामने एक ये यौगिक है, इसका अगर हमें बोले कि भैया आईयूपीएसी करके बताइए, तो आप लोग अब वहाँ पर एग्जाम में जो है चकमा खा जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं कि क्या होगा कैसे करें। देखिए इसमें क्या करना है, पहले आपको यहाँ से डिवाइड कर देना होता है। अब आइए इसमें जो आप जब डिवाइड करेंगे तो जो पार्ट पहले पढ़ रहा है, जैसे यहाँ पर K2 है, K2 आपका क्या है, पोटेशियम है, तो यहाँ पर इसका नाम लिख दिया हम लोग पोटेशियम, पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम हो गया। अब आइए इसमें आपको क्या करना है, पहले लिगेंड की संख्या लिखनी होती है और उसका नाम। लिगेंड की संख्या जैसे 3 है, 3 को क्या बोलते हैं, ट्राई बोलते हैं भैया, तो ट्राई हो गया। अब इसमें आपका लिगेंड का नाम क्या है, C2O4, इसको बोलते हैं ऑक्सीलेटो, क्या बोलते हैं, ऑक्सीलेटो, तो यहाँ पर ट्राई ऑक्सीलेटो हो गया। आप बोलेंगे भैया यहाँ पर इसका नाम क्या है, CO, तो इसको बोलते हैं ये कोबाल्ट होता है, लेकिन यहाँ पर इसका नाम लिखते वक्त आपको 8 जो है इसमें अनुलग्न जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा का पूरा ऋणायन में संकर में है, तो इसका हो जाएगा कोबाल्टेट, ठीक है, कोबाल्टेट। और फिर आपको ऑक्सीडेशन नंबर ब्रैकेट में लिखनी होती है रोमन संख्या में। जैसे इसकी क्या है यहाँ पर 3rd, जो कि मैंने आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना अभी बताया हूँ जस्ट इसी वीडियो में। तो इस प्रकार से आईयूपीएसी हो जाता है।
अब अगर बात करें दूसरा, तो यहाँ पर जैसे ये हो गया, तो इसमें तो आपको कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर ये आपका इसका 4 है, 4 को बोलते हैं टेट्रा, टेट्रा यहाँ पर हो जाएगा। और ये क्या है, कार्बोनिल, तो यहाँ पर इसको आप लोग लिख देंगे कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल। और यहाँ पर क्या है, ये निकिल है, तो यहाँ पर इसको कर दीजिए निकिल। और फिर यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर ये 0 रहती है इसकी, तो यहाँ पर टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0, ये हो गया। आइए नेक्स्ट नंबर यहाँ पर आपका देखिए अगला है। तो नेक्स्ट है आपका देखिए, इसमें अगर देखें तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये पहले पड़ रहा है, तो जो पहले है इसमें आप पहला लिगेंड की संख्या और उसका नाम देखिए, तो इसका 4 को हम लोग बोलते हैं टेट्रा, क्या बोलते हैं, टेट्रा। तो टेट्रा हो गया। और NH3 को हम लोग एमीन बोलते हैं, मैंने आपको कई बार बताया, तो ये आपका एमीन हो गया। फिर इसमें आइए, ये क्या है, जिंक है, तो यहाँ पर इसको जिंक कर दिए। और इसकी आप लोग ऑक्सीकरण संख्या, तो यहाँ पर इसकी सेकंड होती है, ठीक है, क्या होती है, सेकंड। और निकालने का तरीका मैं आपको बता ही दिया हूँ। तो जिंक सेकंड, और यहाँ पर ये क्या है, क्लोराइड, क्लोराइड। तो ऐसे पूरा का पूरा ये IUPAC बनता है, ठीक है। तो IUPAC नामकरण आपको मैं स्पेशल कराऊंगा, बाकी टेंशन नहीं लेना, ये तो मैं आपको एक डेमो के तरीके से बता दिया हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं इनसे, इन चैप्टरों से, तो आपको कर लेना है। तो जो फर्स्ट बुक है आपकी वो अब यहाँ से कंप्लीट हो जाती है। अब आते हैं अपने यहाँ पर सेकेंड पार्ट, यानी कि दूसरी बुक पर, कार्बनिक रसायन, ठीक है। तो यहाँ से आपका हेलो एल्केन, हेलो एरिन स्टार्ट होता है। अब इसमें आपको यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है देखिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन बन रहा है कि ट्राइक्लोरोमेथेन को गहरी रंगीन बोतलों में संग्रहित करते हैं क्यों। ट्राइक्लोरोमेथेन समझ रहे हैं किसे बोलते हैं, क्लोरोफार्म को, किसे, क्लोरोफार्म को, CHCl3 जिसे बोलते हैं क्लोरोफार्म। तो अब आपको बताना है कि आखिर इसे क्यों गहरी रंगीन बोतलों में रखा जाता है, ठीक है। तो इसका रीजन है कि ट्राइक्लोरोमेथेन यानी कि क्लोरोफार्म को प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडलीय ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर ये अत्यधिक विषैली गैस फास्जीन बनाती है, और इस रीजन से इसको गहरी रंगीन बोतलों में रख देते हैं। मतलब कि वो ना ही वहाँ पर प्रकाश जाए और ना ही ऑक्सीजन जाए, जिससे वो रिएक्शन ना करें। जैसे यहाँ पर आपके सामने है, ये क्लोरोफार्म है और यहाँ पर इसमें ऑक्सीजन और प्रकाश की उपस्थिति से ये COCl2 यानी कि फास्जीन बनाता है, ठीक है, फास्फीन। तो इसके लिए ये रिएक्शन करके ये गैस ना बने, इसके लिए उसको गहरी रंगीन बोतलों में रखा जाता है, ठीक है। तो ये हुआ रीजन। इसके बाद आइए सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर है आपके सामने, हेलो एल्केन में एकाणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी कि SN1 और SN2 रिएक्शन आपने जरूर पढ़ा होगा। तो SN1 रिएक्शन क्या होती है आप इसको समझाइए। देखिए इसका आपका आंसर है कि यह अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है। कितने पदों में, 2 पदों में, ठीक है, 2 स्टेप में। इसमें पहले पद में एल्किल हाइलाइड धीरे धीरे बिस्मार्क विदलन के द्वारा विदलित होकर कार्बोधनायन उत्पन्न करता है, और प्राप्त कार्बोधनायन दूसरे पद में तीव्रता से नाभिक स्थापन अभिकर्मक से अभिक्रिया करके उत्पाद देता है। जैसे फर्स्ट यहाँ पर पहला पद है RX, तो कह रहा कि यह अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है। इसमें पहले पद में एल्किल हाइलाइड, ये आपका RX क्या है, एल्किल हाइलाइड, ये धीरे धीरे बिस्मार्क विदलन, ये मंद गति से यानी कि धीरे धीरे होता है, और यहाँ पर ये धनायन और ऋणायन में कार्बोधनायन उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर R प्लस और X माइनस ये टूटा। फिर इसका रहा कि दूसरे पद में तीव्रता से नाभिक अभिकर्मक जो है ये अभिक्रिया जो है उत्पाद देता है। तो देखिए दूसरा स्टेप यहाँ पर ये है, दूसरे पद में RX जो R प्लस है आपका, ये वाला यहाँ पर रिएक्शन करके OH माइनस ये तीव्रता से रिएक्शन करके ROH यानी अल्कोहल बना देता, ठीक है। तो ये होती है क्या आपकी SN1 रिएक्शन, यानी कि जिसे बोलते हैं आप लोग SN1 नाभिक रागी एकाण्विक अभिक्रिया, ठीक है। तो एकाण्विक मतलब कि पहले के लिए है, ठीक है। इसी प्रकार से SN2 भी है, तो उसको हम लोग जानेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। पहले जानते हैं आप लोग यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, राइमर टीमैन अभिक्रिया समझाइए। राइमर टीमैन अभिक्रिया क्या होती है वो भी चलिए जान लेते हैं। तो राइमर टीमैन अभिक्रिया है कि जब फिनाल क्लोरोफार्म तथा एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH का मतलब क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो जब फिनाल क्लोरोफार्म तथा एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मिश्रण को गर्म किया जाता है तो सैलिसिल्डिहाइड बनता है, जिसे आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखें तो ये क्या है, बेंजीन और इसमें OH जुड़ गया तो ये फिनाल बन गया। ये इस प्रकार की संरचना बनाना आप लोग सीख लीजिएगा, ये फिनाल की संरचना होती है। तो फिनाल फिर यहाँ पर लिए हम लोग यहाँ पर क्लोरोफार्म CHCl3 क्लोरोफार्म, फिर आपको लेना है एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये लिए तीनों को मिलाए तो गर्म किया गया मिश्रण को, जब गर्म किए तो यहाँ पर बन गया ये इसको बोलते हैं सैलिसिल्डिहाइड। और यहाँ पर 3KCl प्लस 3H2 ये अलग हो गया, और यहाँ पर एक पहले पर आपका आर्थो हाइड्रोक्सी और ये आपका बेंजल्डिहाइड CHO अलग जुड़ गया, तो ये इसे बोलते हैं आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, या इसे बोलते हैं सैलिसिल्डिहाइड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बन गया यौगिक, इसे बोलते हैं क्या, राइमर टीमैन अभिक्रिया। तो ये रिएक्शन आपका नेमिंग रिएक्शन की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए तैयार जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है,
आपका फ्रेयान। फ्रेयान आप लोग जानते हैं ना, जो आपके घरों में रेफ्रिजरेटर फ्रिज होता है उसमें फ्रेयान गैस रहती है, ठीक है। तो अब आपको बताना है फ्रेयान 12 और डीडीटी के उपयोग बताइए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, उपयोग में आपका एक क्वेश्चन 100% बनता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेयान 12 तथा डीडीटी के उपयोग बताइए। तो पहले जानते हैं फ्रेयान 12 का उपयोग। देखिए, यह एरोसॉल, प्रणोदक, प्रशीतक तथा वायु शीतलन में उपयोग किया जाता है। वायु शीतलन मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया ना कि आपका जो घरों में फ्रिज रहता है तो ऐसे ही इसमें फ्रेयान गैस रहती है, तो इसमें आपका ये ठंडक के लिए ये गैस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करें डीडीटी की, ठीक है। डीडीटी डाइक्लोरो फेनिल टाइक्लोरोएथेन, इसका फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म, ठीक है। तो डीडीटी का जो उपयोग होता है वो कहाँ पर होता है? देखिए, पहली बात अगर आपसे डीडीटी कोई पूछे तो डीडीटी एक प्रकार का कीटनाशक है। क्या है? कीटनाशक है। तो डीडीटी का उपयोग कीटनाशी के रूप में किया जाता है, परंतु जीवों में इसके सतत अंतर्ग्रहण से उत्पन्न विषैले प्रभावों के कारण इसे प्रतिबंधित कर दिया गया। मतलब ये अभी भी कहीं पर उपयोग, कहीं कहीं उपयोग किया जाता है, लेकिन काफ़ी सारे देशों में इसको प्रतिबंधित किया गया। जैसे अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर इसका उपयोग वर्जित है, ठीक है। तो डीडीटी एक प्रकार से मुख्य रूप से क्या है? ये कीटनाशी एक प्रकार से दवा है, ठीक है। मतलब कीटों के जहाँ पर भी इसका छिड़काव कर देता है तो वो एकदम से समाप्त कर देता है। तो इसके यही उपयोग हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए जानते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है आपका, गाटरमैन अभिक्रिया को समझाइए। ये भी नेमिंग रिएक्शन है। देखिए, तो गाटरमैन अभिक्रिया में क्या होता है? इस अभिक्रिया में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को कॉपर चूर्ण व HCl के साथ गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन बनता है। जैसे अगर बात करें C6H5N2Cl, ये क्या होता है? इसे बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, जो कि यहाँ पर बताया गया है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को किसके साथ? कॉपर चूर्ण व HCl। तो यहाँ पर कॉपर चूर्ण और HCl इसके साथ करेंगे यहाँ पर क्या? गर्म। जब गर्म करते तो क्या बनता है? क्लोरोबेंजीन, यानी कि C6H5Cl। ये बन गया हमारा क्लोरोबेंजीन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन। तो ये क्लोरोबेंजीन और यहाँ पर नाइट्रोजन, तो ये इस प्रकार से होता है। इसको बोलते हैं गाटरमैन अभिक्रिया, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म के उपयोग बताइए। तो क्लोरोफॉर्म के उपयोग कौन कौन से? देखिए, पहला है 30% ईथर में, इसका जो है 30% ईथर में इसका विलयन शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में। फिर है दूसरा दवाइयों के रूप में, जीवाणुनाशक के रूप में। अगला है सुगंधित पदार्थ के रूप में। तो ये इसके कुछ उपयोग हैं। अगला क्वेश्चन है एक प्रकार से, एथेन से ब्रोमो एथेन कैसे प्राप्त करेंगे? तो आपको ये बताना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये क्या है? एथेन है। यहाँ पर ये क्या है? एथेन है, C2H6। इसको क्या बोलते हैं? एथेन। या इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, या आप लोग C2H6 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, वही चीज़ है ना। तो ये एथेन है, इससे आपको बनाना है ब्रोमो एथेन। तो क्या लेंगे यहाँ पर आप लोग? Br, ठीक है, Br2 यानी ब्रोमीन लेंगे, और इसका कराएंगे हम लोग रिएक्शन किस पर? 520 से 670 केल्विन पर। तो हम लोग इसका करा दिए रिएक्शन 520 से 670 केल्विन टेम्परेचर पर, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट किरणें हो गई, HV। तो यहाँ पर बनता है CH3, ठीक है, CH3CH2Br, ये बन गया हमारा ब्रोमो एथेन। और अगला हमारे यहाँ पर क्या बनेगा? HBr। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन होती है, एथेन से आपका बनता है ब्रोमो एथेन। ये रिएक्शन क्या है? मैं आगे देखिए, समझ लीजिए क्या होता है। जब कैसे प्राप्त करेंगे, तो कैसे प्राप्त करेंगे के अंतर्गत ये क्वेश्चन बन सकता है। तो एथेन से ब्रोमो एथेन कैसे प्राप्त करेंगे, इस प्रकार का क्वेश्चन कई बार आता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर, सेट जेफ नियम को उदाहरण से समझाइए। सेट जेफ नियम क्या होता है? देखिए, तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर एल्कोहल OH, यानी कि जो आपका एल्कोहल का OH ग्रुप है, का अल्फा हाइड्रोजन परमाणु मिलकर H2O के अणु के रूप में निकल जाते हैं। इसे एथिनील बनती है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, ये हमारा क्या है? C2H5, ये एथिल एल्कोहल है। अब इसमें अगर H2SO4 की उपस्थिति में 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, तो देखिए इसका जो आपका एथिल एल्कोहल है, इसका एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु OH के साथ मिलकर यहाँ पर H2O बना देता है, और बाकी का बचता क्या है? CH2 यानी कि एथिलीन। तो इसे बोलते हैं सेट जेफ नियम। तो ये हुआ। इसके बाद आपका क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में फिनॉल बनाने की रासायनिक समीकरण को दीजिए।
प्रयोगशाला में फिनॉल कैसे बनता है, इसका आपको बताना है रासायनिक समीकरण। तो देखिए, प्रयोगशाला में फिनॉल बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है, किसके प्रयोगशाला में जो फिनॉल है वो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन का भाप आसवन करके बनाया जाता है। तो ये हो गया। अब अगर बात करें इसका यहाँ पर रिएक्शन की, तो देखिए यहाँ पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड मैंने कई बार बताया, ये क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, C6H5N2Cl। ये क्या है, बेंजीन एजोनियम क्लोराइड, ठीक है, ये आपका बेंजीन एजोनियम क्लोराइड है। और यहाँ पर H2O गिव्स टू, यहाँ पर टेम्परेचर है, आप इसको गर्म करेंगे, यहाँ पर बनता है C6H5OH, यही आपका क्या है, फिनॉल है। और यहाँ पर N2 और ये HCl, तो फिनॉल इस प्रकार से ही बन जाता है, ठीक है। तो ये आपका प्रयोगशाला विधि है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर मेथिल अल्कोहल। पूरा देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, जितने भी बता रहा हूँ। मेथिल अल्कोहल एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, तो क्या बनेगा, देखिए मेथिल अल्कोहल एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया करके मेथिल एसीटेट बनाता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये मेथिल अल्कोहल है, क्या है ये, CH3OH, ये आपका क्या है, मेथिल अल्कोहल है, मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल। और यहाँ पर CH3COCl, ये आपका एसिटिल क्लोराइड, क्या है, एसिटिल क्लोराइड। जब दोनों को कहता है यहाँ पर साथ में गर्म करते हैं तो मेथिल एसीटेट बनता है, यानी कि CH3COOCH3, ये क्या है, मेथिल एसीटेट है। तो ये मेथिल एसीटेट बन गया और यहाँ पर HCl अलग हो गया। इसे ही आपका बोलेंगे यहाँ पर, इस प्रकार से पूरा का पूरा ये रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन है देखिए आपके सामने यहाँ पर, फिनॉल का लीबरमान अभिक्रिया द्वारा परीक्षण। फिनॉल का लीबरमान अभिक्रिया, देखिए यहाँ पर है कि जब फिनॉल, अच्छे से समझिएगा, है ना, तो जब फिनॉल तो आप जानते हैं ना, बेंजीन में OH ग्रुप जब जुड़ जाता है वहां पर फिनॉल बन जाता है। तो आपको बताना है कि फिनॉल का लीबरमान अभिक्रिया द्वारा परीक्षण। जब फिनॉल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में घुले सोडियम नाइट्राइड से अभिक्रिया करता है तो नीला या हरा रंग प्रकट होता है। क्रियाकारी मिश्रण को जल से तनु करने पर रंग लाल हो जाता है तथा आधिक्य में NaOH मिलाने पर रंग पुनः नीला हो जाता है। ये पूरा का पूरा एक थ्योरी है, लेकिन इसमें चीज आपको क्या समझना है, मेन रिएक्शन है। देखिए यहाँ पर रिएक्शन में है कि फिनॉल है आपका, फिनॉल में H2SO4 हमने मिलाया आधिक्य में, जब इसको मिलाते हैं NaNO2 की उपस्थिति में पूरा का पूरा रिएक्शन कराते हैं तो रंग आपको लाल मिला। जब ये पूरे का रंग आपको लाल मिला तो अधिक मात्रा में फिर आपको NaOH मिलाना है, जो आपका ये लाल रंग मिला इसमें। जब आप पुनः इसको मिलाएंगे तो आपका जो विलयन पूरा मिलेगा वो पूरा नीला रंग का हो जाता है, और यही आपका फिनॉल का लीबरमान अभिक्रिया, ठीक है, लीबरमान अभिक्रिया या परीक्षण बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका पूरा कंप्लीट ये हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे बनाएंगे, बनाने का रासायनिक समीकरण दीजिए। किससे, क्लोरोबेंजीन से। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये बेंजीन है और इसमें Cl जुड़ा है, तो इसे बोलेंगे क्लोरोबेंजीन। ये क्या है आपका, इसे बोलेंगे यहां पर ये है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन हो गया। और प्लस में NaOH हमने लिया ये, और जब इसको कराएंगे 623 केल्विन और 300 वायुमंडलीय दाब पर रिएक्शन, तो बनता है यहाँ पर बेंजीन और यहाँ पर जुड़ेगा -ONA+, ठीक है, ये जुड़ा। फिर इसको HCl से रिएक्शन, HCl की उपस्थिति में पुनः रिएक्शन कराएंगे तो बन जाता है फिनॉल, जो आपके पास यहाँ पर आया है बेंजीन और OH आपका जुड़ गया तो ये फिनॉल हो गया। तो इस प्रकार से क्लोरोबेंजीन से आप लोग फिनॉल प्राप्त कर सकते हैं 2 स्टेप में, ठीक है। तो 2 ही स्टेप में करना है रिएक्शन को। और मान लीजिए आप बोलेंगे भैया अगर हमें बेंजीन ना बनाना हो तो क्या करेंगे, तो देखिए आप यहाँ पर अगर इसको नहीं बनाना चाहते तो ना भी बनाएंगे, आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर C6H5 और Cl, ये भी हमारा क्लोरोबेंजीन है। लेकिन आपको ये बनाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनर जो है इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यू भी रखता है, ठीक है, कॉपी में जब आप इस प्रकार के रिएक्शन कराएंगे तो ये आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पर, ल्यूकास परीक्षण क्या है। ल्यूकास परीक्षण आपने कई बार पढ़ा होगा, चलिए इसको जानते हैं। तो देखिए यह प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, जिसे बोलते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों का परीक्षण है, या इनमें विभेद करने की एक विधि है, ठीक है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहलों का जांच करने की एक विधि है जो कि हम लोग ल्यूकास परीक्षण से जानते हैं, ल्यूकास परीक्षण के नाम से। तो ये हो गया, यह भिन्न भिन्न एल्कोहलों की ल्यूकास अभिकर्मक, जो कि देखिए सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2, ये क्या है दोस्तों, जो आपका ये यहाँ पर दिया गया है इसे बोलते हैं ल्यूकास अभिकर्मक।
इससे जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं अल्कोहलों को तो वहां पर हमें पता चलता है कि ये अल्कोहल प्राथमिक है या द्वितीयक है या तृतीयक है। तो यही आपका होता है ल्यूकास अभिकर्मक, ठीक है, के प्रति भिन्न भिन्न गति से अभिक्रिया करने पर आधारित है। किसी अल्कोहल में ल्यूकास अभिकर्मक मिलाने पर एल्किल क्लोराइड बनते हैं जिससे धुंधलापन उत्पन्न होता है। जैसे यहाँ पर है ROH, ये आपका क्या हो गया, एल्कोहल है, ठीक है। आप बोलेंगे भैया ये एल्कोहल है ROH, ठीक है, एल्कोहल, ये हमारा एल्कोहल हो गया। और HCl, फिर आपको ZnCl2, तो ये हमारा हो गया पूरा ल्यूकास अभिकर्मक। और यहाँ पर RCl, तो यहाँ पर एल्किल क्लोराइड बनता है प्लस H2O। अब इसमें देखिए अल्कोहल का विभेद जब हम कराते हैं तो हमें पता कैसे चलता है कि प्राथमिक अल्कोहल क्या है, द्वितीय कौन सा, तृतीय कौन सा, ठीक है। जानिए यहाँ पर पहले अल्कोहल में देखिए क्या होता है, पहला नंबर कमरे के ताप पर जो टर्सरी मतलब कि जो तृतीयक अल्कोहल होगा, जब हम उसको ल्यूकास अभिकर्मक में मिलाते हैं तो वो तुरंत धुंधलापन उत्पन्न करता है। कैसे, मिलाए और जस्ट धुंधलापन दिखा दिया, तो हम समझ गए कि ये कौन सा अल्कोहल है, ये भैया टर्सरी मतलब कि तृतीयक अल्कोहल है, ठीक है। और नंबर 2, अगर सेकेंडरी की बात करें, द्वितीय की, तो सेकेंडरी अल्कोहल 5 से 10 मिनट बाद धुंधलापन उत्पन्न करेगा। ये हम समझे कि ये सेकेंडरी है, इसमें ये चीज़ें होंगी 5 से 10 मिनट में उत्पन्न करेगा, ठीक है, धुंधलापन। अब आइए अगला, जो आपका प्राइमरी जो प्राथमिक अल्कोहल होगा भैया, वो क्या करेगा, ये अल्कोहल तुरंत धुंधलापन नहीं उत्पन्न करेगा, ना 5 से 10 मिनट में करेगा और ना ही कभी करेगा, ये विलयन पारदर्शक ही रहता है। तो मतलब समझ गए जो प्राथमिक अल्कोहल है वो धुंधलापन ही नहीं उत्पन्न करता। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि ल्यूकास परीक्षण या ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है, इससे हम क्या चीज़ें जानते हैं, ठीक है। तो इतना आप समझ गए ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एल्कोहल, फिनाल तथा ईथर के उपयोग बताइए। चलिए पहले एल्कोहल के उपयोग आप लोग जान लीजिए। देखिए एल्कोहल में क्या क्या है, ये कहाँ कहाँ उपयोग में होता है, तो मेथिल अल्कोहल तथा गैसोलीन का 20% मिश्रण एक श्रेष्ठ मोटर ईंधन है, इसका उपयोग यहाँ पर हो गया ईंधन के रूप में। दूसरा, यहाँ पर जो एल्कोहल है इसका प्रयोग तेल, वसा तथा वार्निश के विलायक के रूप में किया जाता है, ये हो गया आपका नंबर 2। अगर तीसरा की बात करें तो जो अल्कोहल है इसका प्रयोग रंजक औषधियों तथा सुगंधियों के निर्माण में किया जाता है, ठीक है, ये हो गया एक उपयोग आपका। अगला है आपका चौथा, इसका प्रयोग यानी अल्कोहल का प्रयोग अल्कोहलीय पेय पदार्थों को बनाने में, ठीक है, जो मतलब वाइन आती है, शराब, बियर, ये सब चीज़ें, तो आप उसमें देखते हैं ना अल्कोहल की मात्रा होती है, तो इसका उपयोग यहाँ पर भी होता है। अब बात करें फिनाल की, तो फिनाल का भी जान लीजिए कहाँ कहाँ पर इसका उपयोग होता है। देखिए फिनाल में इसका उपयोग साइक्लोहेक्सेनॉल विलायक के रूप बनाने में, ठीक है, बनाने में। इसके बाद दूसरा है इसका प्रयोग बैकेलाइट प्लास्टिक के निर्माण में। अगला है ईथर के उपयोग में, तो ईथर का उपयोग जानिए क्या कहाँ कहाँ पर होता है। देखिए एल्कोहल तथा ईथर के मिश्रण का प्रयोग पेट्रोल के विकल्प के रूप में किया जाता है, ये हो गया। इसके बाद दूसरा है ईथर का प्रयोग धुआं रहित पाउडर बनाने में, ठीक है। तो ये इस प्रकार से कुछ इसके महत्वपूर्ण उपयोग हैं जो कि आपको तैयार कर लेना है, काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इतना आपका अल्कोहल, फिनाल, ईथर का उपयोग आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए अब हम लोग जानते हैं अपना यहाँ पर ग्लूकोज तथा सुक्रोज में अंतर। देखिए यहाँ पर अंतर के लिए 2 रासायनिक समीकरण आपको देना है। ग्लूकोज आपको मिलेगा जैव अणु चैप्टर जब पढ़ेंगे, ठीक है, लास्ट में। तो अब यहाँ पर समझिए ग्लूकोज तथा सुक्रोज में क्या अंतर है, कैसे अंतर करेंगे, 2 रासायनिक समीकरण हमें देना है इसमें। तो देखिए पहला आपका यहाँ पर है कि ग्लूकोज सांद्र H2SO4 के साथ ठंडे में नहीं झुलसता परंतु गर्म करने पर काला हो जाता है। जैसे यहाँ पर इसका रिएक्शन है ये आपका ग्लूकोज है C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है, ये हमारा ग्लूकोज है। ग्लूकोज को हम लोग यहाँ पर H2SO4 यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जो है इसको जब गर्म करते हैं तो कहता है कि ये ठंडे में नहीं झुलसता और गर्म करने पर ये काला हो जाता है। तो जब इसको दोनों को मिश्रण को हम लोग गर्म करते हैं तो यहाँ पर ये काला हो जाता है, यानी कि कार्बन मिलता है। और आपका ये एक प्रकार से समीकरण हो गया हमारा ग्लूकोज और सुक्रोज में अंतर जानने का। अब अगर बात करें सुक्रोज की, तो सुक्रोज में क्या होता है, सुक्रोज H2SO4 के साथ ठंडे में झुलस कर काली हो जाती है। देखिए जो ग्लूकोज था ये ठंडे में नहीं झुलसता
लेकिन जो हमारा शक्कर है, सुक्रोज है, ये ठंडे में भी आपका इसके साथ रिएक्शन कराने पर क्या हो जाता है, काला हो जाता है। तो ये एक प्रकार से इन दोनों में अंतर, डिफरेंस, या आप कह सकते हैं इनको हम लोग इससे फर्क निकाल सकते हैं। तो अब आते हैं इसके बाद हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे इस प्रकार के समीकरण जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो हम लोग इसको चलिए जानते हैं, आपके सामने पूरे यहाँ पर कराएंगे कैसे होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मल्डिहाइड से हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन कैसे प्राप्त करेंगे। तो आप यहाँ पर पहले क्या लेंगे, फॉर्मल्डिहाइड, तो HCHO ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। यहाँ पर आपको हेक्सामेथिलीन बनाना है, तो इसके लिए आप लोग यहाँ पर लेंगे 4NH3 और भैया करा दीजिए रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या बनाना है, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, तो क्या बनेगा यहाँ पर CH2 यानी हेक्सा यानी कि 6 आप करेंगे, हेक्सा का मतलब 6, तो यहाँ पर लग गया इनटू टेट्राएमीन यानी कि 4Na, ठीक है, और प्लस में आपका यहाँ पर CO2 बच जाएगा। तो यही आपका जो बना है ना, इसे ही बोलते हैं हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। ये है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, ये बन गया इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, ऑक्जेलिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल क्या बनाना है, ऑक्जेलिक अम्ल से। ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला जानिए COOH और यहाँ पर नीचे में आपको जोड़ना है COOH, इससे आपको बनाना है फॉर्मिक अम्ल। तो इसको बनाने के लिए क्या होता है यहाँ पर, तो इसको बनाने के लिए आपको पहले यहाँ पर एक पदार्थ की आवश्यकता होती है जिसे बोलते हैं ग्लिसरॉल। क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल। ये हमारा ग्लिसरॉल हो गया और इसको गर्म करते हैं 110 सेंटीग्रेड पर, ठीक है, 110 सेंटीग्रेड पर। तो यहाँ पर बनता क्या है, HCHO, ठीक है, सॉरी HCOOH जो कि हमारा क्या है, फॉर्मिक अम्ल है। तो ये आपका बन गया फॉर्मिक अम्ल और बचेगा क्या, तो भैया बोलेंगे यहाँ पर CO2, ठीक है, CO2 बचेगा। इस प्रकार से ये आपका बन जाता है और उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। लेकिन यहाँ पर हमने थोड़ा सा मिस्टेक करी है। क्या करी है, देखिए इसमें आपका ये हमारा बन गया हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, लेकिन यहाँ पर CO2 नहीं बनेगा, यहाँ पर आपका बचेगा 6H2O जल। तो ये आपका सही है, ठीक है, बाकी ये वाला सही है। अगला ये देखिए यहाँ पर है नंबर 3। अगला कह रहा है कि एसिटल्डिहाइड से क्लोरल क्या बनाना है, एसिटल्डिहाइड से CH3CHO, एसिटल्डिहाइड से बनाना है, क्या बनाना है, क्लोरल। तो इसमें आपको लेना पड़ेगा 3Cl2 क्लोरीन। अब करा दीजिए रिएक्शन। तो क्लोरल आपका क्या होता है, ये आपका होता है CCl3CHO, ये हो गया हमारा क्लोरल, ठीक है, यही क्लोरल। और बचेगा क्या, तो यहाँ पर आप बोलेंगे 3HCl, ये बन जाएगा। अब रिएक्शन आप बैलेंस करना जानते हैं, आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है। बाकी इसको जान लीजिए, आपका क्लोरल है हमारा मेन प्रोडक्ट जो कि हमें बनाना है, ठीक है, क्लोरल। अगला है यहाँ पर बेंजीन से एनिलीन, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बेंजीन आपका क्या होता है, C6H6, बेंजीन आपको लेना है और बनाना है एनिलीन। तो इसके लिए आपको यहाँ पर लेना है HNO3। अब आप करा दीजिए रिएक्शन, ठीक है, इसका करा दीजिए रिएक्शन। किसकी उपस्थिति में होगा ये, तो ये आपका होगा कॉन्सनट्रेट यानी कि सांद्र H2SO4, ये ज़्यादातर रहता है ना H2SO4, तो इसकी उपस्थिति में कराएंगे। तो यहाँ पर -H2O यानी कि आपका जल अलग हो गया और बनेगा क्या यहाँ पर, एनिलीन हमें बनाना है ना। तो यहाँ पर अभी आपका नाइट्रोबेंजीन पहले बनेगा C6H5NO2, नाइट्रोबेंजीन बना। अब पुनः इसमें आप लोग H2O लेंगे और कराएंगे रिएक्शन हम लोग। तो यहाँ पर 6H आपका नवजात हाइड्रोजन रहेगा और अगला स्टेप जो होगा यहाँ पर आपका बन जाएगा C6H5NH2, ठीक है, NH2, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, एनिलीन बोलते हैं, एनिलीन। ये आपका इतने स्टेप में रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो जाएगी, एनिलीन बन गया। अगला है नंबर 5, देखिए कह रहा है कि बेंजीन से बेंजोइक अम्ल बनाइए। चलिए बेंजीन लेते हैं पहले, C6H6, ये क्या है आपका बेंजीन है। अब आपको यहाँ पर लेना क्या है, तो इसमें लेना है CH3Cl क्लोरोफॉर्म, ठीक है, तो यहाँ पर सॉरी CHCl3, ठीक है, मेथिल क्लोराइड है ये। इसको जब लेंगे तो यहाँ पर आप कराएंगे रिएक्शन इसमें निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, AlCl3 ये क्या होगा, निर्जल होगा, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ पर जब रिएक्शन कराएंगे तो ये बनता क्या है, यहाँ पर बन जाता है C6H5CH3, इसे बोलते हैं टालुइन। क्या बोलते हैं, यहाँ पर ये जो है टालुइन बन गया, टालुइन, ये टालुइन बनता है और यहाँ पर आपका माइनस हो जाता है HCl, ठीक है। अब इसमें जब आप लोग टालुइन बनाएंगे तो टालुइन को पुनः से लेना पड़ेगा क्योंकि आपको तो बेंजोइक अम्ल बनाना है। तो चलिए पुनः से आप लोग टालुइन के यहाँ पर लेते हैं, देखिए यहाँ पर लेंगे C6H5CH3, इसको लेंगे और यहाँ पर आप इसका कराएंगे रिएक्शन नवजात ऑक्सीजन और यहाँ पर लेना है हमने क्या लेना है, KMNO4, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट। जब इतना आप लेंगे तो यहाँ पर बनता है C6H5COOH और यही आपका क्या है, बेंजोइक अम्ल है।
तो ये बन गया हमारा बेंजोइक अम्ल, ठीक है, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल। इस प्रकार से ये आपकी रिएक्शन है, कैसे प्राप्त करेंगे के अंतर्गत ये क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। तो क्या होता है जब कैसे प्राप्त करेंगे, आप लोग समझ गए ना, ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं अक्सर, ठीक है। तो चलिए ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग एक प्रयोगशाला विधि को जानते हैं, ठीक है। प्रयोगशाला विधि जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपकी है प्रयोगशाला विधि में जो है डाई एथिल ईथर बनाने की विधि। तो डाई एथिल ईथर बनाने की विधि को चलिए जानते हैं कैसे आखिरकार ये बनती है। तो पहले आपको समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका पूरा डायग्राम है आपके सामने, यहाँ पर देखिए चित्र भी हमने यहाँ पर बनाया है, ऐसे चित्र आपको बनाना है कॉपी पर, और बाकी लिखना कैसे वो समझिए। देखिए प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर एथिल अल्कोहल के अधिक और सांद्र H2SO4 को 140 सेंटीग्रेड पर गर्म करके बनाया जाता है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन है, इसकी रिएक्शन को समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर है आपका C2H5OH, है ना, ये हो गया हमारा एथिल अल्कोहल। इसमें हमने लिया H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और 100 से 110 सेंटीग्रेड पर गर्म किए। यहाँ पर आपका एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना। पुनः से एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को आपको यहाँ पर लेना है और फिर आपको यहाँ पर एथिल अल्कोहल मिलाना है और 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, तो यहाँ पर बन जाता है डाई एथिल ईथर, या आपका यही मेन प्रोडक्ट है, ठीक है। अब चलिए ये तो हमारा एक रिएक्शन है, आपको कराने से पहले इतना करना है। आते हैं अपनी विधि पर, ठीक है। विधि में क्या करना है, चित्र को समझिए पहले। देखिए इसमें कह रहा है कि इसमें एक गोल पेंदी फ्लास्क में C2H5OH तथा और सांद्र H2SO4 2:1 के अनुपात में लेकर उपकरण को चित्रानुसार लगाया जाता है। ये आपके पास यहाँ पर चित्र है। इसमें देखिए ये एक फ्लास्क है, इसमें आप यहाँ पर एक थर्मामीटर लगा है इसके टेम्परेचर को चेक करने के लिए। इसमें आप इस थिसिल कीप की सहायता से इस फ्लास्क में C2H5OH एथिल अल्कोहल मिलाते हैं यहाँ पर, और नीचे से बर्नर है इसको गर्म करते हैं। ये गर्म होता है, फिर इसके बाद देखिए फ्लास्क को बालू उष्मक पर 140 से 145 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, जिससे ईथर बर्फ के जल में रखे ग्राही पात्र में एकत्र होने लगता है, ठीक है। जब इसको हम लोग गर्म करते हैं तो यहाँ से ईथर डायरेक्टली निकलने लगता है इसमें गर्म होने पर, और इस जो पात्र है यहाँ पर बर्फ से ढका हुआ जो पात्र है, इसमें आपका यहाँ पर ईथर आता है। जब हम लोग इसमें मिला दिए H2SO4 और C2H5, तो इसमें आपका यहाँ पर ईथर जो है बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब कह रहा है एकत्र होने लगता है। इस विधि में इस विधि को अविरत ईथरीकरण विधि कहते हैं, क्योंकि एथिल अल्कोहल और सल्फ्यूरिक अम्ल के गर्म मिश्रण में एथिल अल्कोहल डालकर ईथर लगातार प्राप्त किया जाता है। मतलब देखिए इस विधि में क्या होता है, हम लोग जितना यहाँ से ईथर बनाना चाहते हैं उतना आप लोग मात्रा में एथिल अल्कोहल मिलाते जाइए और आपका ये यहाँ से गर्म होता जाएगा और ईथर बनता रहेगा। लेकिन इस विधि में जो आपको यहाँ पर ईथर प्राप्त होगा, इसमें अशुद्धियाँ रहती हैं। देखिए इस प्रकार प्राप्त आश्रित ईथर में अल्प मात्रा में H2SO4 अल्कोहल और जल की अशुद्धियाँ मिली रहती हैं, और पुनः ईथर को कास्टिक सोडा विलयन के साथ धोते हैं। इससे निर्जल CaCl2 डाल कल इसको जो है रख देते हैं और हमें शुद्ध ईथर जो है इस प्रकार से मिल जाता है। तो ये आपका डाई एथिल ईथर बनाने की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट विधि है, जो कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, उम्मीद करूंगा, ठीक है। तो इतना आप लोग कर लीजिएगा केमिस्ट्री में। आज का वीडियो में बस इतना ही मैं आपको बताने वाला था। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी प्रकार से मेरा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और यार चैनल को सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा। इतना आपके लिए मेहनत करते हैं तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए।